हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं जी आप लोग? एंड क्या है आपके हाल चाल? तो बच्चों, आज की जो है ना डाउट क्लियरिंग सेशन है, लेकिन डाउट क्लियरिंग सेशन के अलावा हम लोग जो है करीब आधा पौन क्लास पीछे चल रहे हैं। तो मुझे लग रहा है 30 मिनट में हमारा डिस्कशन आज कंप्लीट हो जाएगा। और डिस्कशन कंप्लीट होने के बाद बच्चों मैं आपको रिफ्रैक्शन टॉपिक आज अपन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? तो इमेज फॉर्मेशन बाई रिफ्रैक्शन एट द प्लेन सरफेस बच्चों हम लोग जो है आज पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। सो कंप्लीट डीसीएस नहीं होगी, कंप्लीट बच्चों डीसीएस नहीं होगी आज की क्लास, डीसीएस कम टॉपिक क्लास भी होगी, ठीक है? चलो भाई स्टार्ट करते हैं। और एनर्जेटिक कैसे रहता हूँ भाई? देख, मैं सोता प्रॉपर हूँ, मतलब देखिए भाई, ये हमेशा याद रखिए कि आप अपनी नींद को भी, आपको पढ़ाई के साथ साथ आपको नींद को भी इंपॉर्टेंस देके चलनी है। तो प्रॉपर टाइम निकालना है इसके लिए ना। अच्छा, कुछ बच्चे, एक आध बच्चे का मैसेज आया हुआ था मेरे पास कि सर मेरे से ना आपके जो टफ क्वेश्चंस नहीं बनते, 1 घंटा 1.5 घंटा पता नहीं कब चला जाता है एक ही क्वेश्चन पे, ठीक है? क्या मेरे साथ ऐसा होता ही रहेगा, मतलब थ्रू आउट द ईयर ऐसा होगा? देखिए, ये चीज समझने की कोशिश कीजिए कि आपने जो रास्ता चूज किया है वो टफ है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। मतलब ना, थोड़ा डिफिकल्टीज होंगी लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। मेरा ऐसा मानना है, आप जो है अगर कभी किसी चीज से, एक मिनट ना बच्चों, कुछ प्रॉब्लम आ रही है इसमें ना, मैं इस पे हाँ जी। सो बच्चों, मेरा ऐसा मानना है कि आपकी लाइफ में दो तरीके की सिचुएशन हो सकती है। एक सिचुएशन ये है कि आपको पता है कि चीजें इतनी डिफिकल्ट है, एक में आपको पता ही नहीं है कि चीजें डिफिकल्ट भी होती है। सेकंड से पहली सिचुएशन में बच्चों अब ज्यादा बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए अगर आप जेई एडवांस के लिए वाकई में सीरियस है तो द थिंग इज के सेकंड सिचुएशन में आपको कभी लगेगा ही नहीं कि आपकी लाइफ में कुछ डिफिकल्टीज थी। जब डिफिकल्टीज ही नहीं मिली आपको, तो आप जो है फ्यूचर में आने वाली डिफिकल्टीज के लिए तैयार ही नहीं हो। मैं तुम्हें बस आईआईटी के एग्जाम का जो लेवल है ना बच्चों, उसको फील कराना चाहता हूँ बिफोर द एग्जाम। मैं चाहता हूँ कि आप कम से कम एक बार वो एहसास हो आपको कि देखिए भाई, क्वेश्चन इस लेवल के भी होते हैं। सो आपने बच्चों जो 11th एंड 12th में जो सीखा है ना, वो एकदम से चेंज नहीं हो जाएगा। 1 महीने 2 महीने में आपकी सारी हैबिटें चेंज नहीं होंगी बच्चों, इट विल टेक टाइम। आप कुछ दिन फाइट करो तो सही यार चीजों के साथ। आपको लग रही है चीजें डिफिकल्ट है, आज लग रही है, आपका लेवल कब बढ़ेगा? अगर आप बच्चों इसी लेवल पे काम करते रहोगे ना, आपका लेवल कभी ये हो पाएगा? कभी नहीं होगा। लेकिन अगर आप इस लेवल के साथ फाइट करोगे तो इससे तो बढ़िया लेवल होगा आपका ना। चलो माना कि आप एग्जैक्टली इस लेवल को टच नहीं कर पाओगे, लेकिन इससे यहां पहुंच जाओगे तुम, वो भी बच्चों एक तरीके से इंप्रूवमेंट ही होता है। सो जो मैं तुम लोगों को बच्चों जो शीट प्रोवाइड कर रहा हूँ, लेवल बच्चों शीट का थ्रू आउट द ईयर यही रहने वाला है। आपको 100% सेटिस्फेक्शन कभी नहीं मिलेगा मेरी सीट में कि 100% आपसे बन गई, 100% सब समझ में आ गया। लेकिन अगर उसका 75% भी अगर आप सेटिस्फाइड हो ना, अगर मेरी शीट का, तो मैं ये कहता हूँ 60% भी आपको अगर बहुत अच्छे से आ गया ना, तो आप जो है ना बहुतों से बहुत आगे हो। लेकिन बच्चे गिव अप कर देते हैं बच्चों ना, बीच में ही गिव अप कर देते हैं। चलिए भाई, सो कहां तक डिस्कस करा दिया था मैंने, मुझे बताएगा कोई? मुझे यहाँ तक याद है 19th वाले पे आके हमारी गाड़ी रुक गई थी, और यहाँ से मैंने वो तुम्हें पढ़ाना चालू कर दिया था, है ना? देखो बच्चों, 19th वाले में मुझे एक बात बताओ, इन्होंने ये बोला है कि इन द फिगर द इमेज ऑफ द रियल ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड एट आई। ठीक है, रियल ऑब्जेक्ट की इमेज जो बच्चों आई वाले पॉइंट पे बन रही है। ये इमेज कैसी है बच्चों? इन्वर्टेड इमेज है। क्या आप लोगों को किसी ने ये पढ़ाया था कि इन्वर्टेड इमेज के लिए मैग्निफिकेशन नेगेटिव होता है, मतलब यू एंड वी का साइन सेम होता है, दोनों सेम साइन के होते हैं? ये मैंने तुम्हें बताया था। मतलब ये हुआ कि मिरर जो है इनके बीच में तो नहीं हो सकता, मिरर इनके बीच में तो नहीं हो सकता, या तो मिरर होगा इधर या मिरर होगा इधर। अब इन्होंने बच्चों जो इमेज की जो डिस्टेंस है ना, वो ज्यादा बताइए ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस से।
अगर आपको मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला याद हो तो बच्चों HI डिवाइडेड बाई HO, तो मैग्निफिकेशन का अगर मैग्नीट्यूड देखा जाए ना बच्चों, मैग्नीट्यूड दैट इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि इमेज बच्चों ज्यादा दूर है। मान लो अगर यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट होता तो इमेज की हाइट ज्यादा आ रही है, मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1। आपको इसके बारे में भी किसी ने कुछ बताया होगा, बहुत प्यार से समझाया था कि बच्चों देखो जब भी मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड 1 से बड़ा आता है ना, तो इसका मतलब होता है कि इमेज ज्यादा दूर है ऑब्जेक्ट के कंपैरेटिव। तो इमेज ऑब्जेक्ट के कंपैरेटिव बच्चों ज्यादा दूर है। ये वाली बात क्लियर हो गई आप सारे बच्चों को? तो बच्चों इमेज दूर होगी, ऑब्जेक्ट पास होगा, तो एक ही पॉसिबिलिटी बन रही है कि अगर कॉनकेव मिरर है तो वो ऐसा होगा, ठीक है। अगर कॉनकेव मिरर है तो बच्चों वो ऐसा होगा। तो बच्चों कॉनकेव प्लेस टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ आई, तो क्या ये लेफ्ट ऑफ आई नहीं कहलाएगा? आप कंफ्यूज पता है कहां पे हो गए हो? तुमने समझा होगा लेफ्ट ऑफ आई का मतलब यहाँ पे, तो ये भी लेफ्ट ऑफ आई ही कहलाएगा, ठीक है, ये भी लेफ्ट ऑफ आई ही कहलाएगा। तो कॉनकेव मिरर प्लेस्ड लेफ्ट ऑफ आई, तो जिसके बच्चों इधर की तरफ होगा ये वाला होगा, ठीक है। तो ये यही कंफ्यूजन होता है इसमें बच्चों को कि वो समझ जाते हैं इस वाले रीजन में, लेकिन इस वाले रीजन में तो बच्चों हो ही नहीं सकता। इन दोनों के बीच वाले रीजन में तो मिरर हो ही नहीं सकता, ना कॉनकेव ना कॉन्वेक्स, क्योंकि अगर बीच में का तुमने मिरर रख दिया तो सारा खेल ही खराब हो जाएगा बच्चों, फिर तो इन्वर्टेड इमेज बन ही नहीं सकता, ठीक है। समझ गए बच्चों? अच्छा कॉन्वेक्स की पॉसिबिलिटी है क्या बच्चों? कॉन्वेक्स मिरर की, कॉन्वेक्स मिरर की पॉसिबिलिटी है क्या? देखो बच्चों कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है कि अगर रियल ऑब्जेक्ट होता है ना बच्चों, रियल ऑब्जेक्ट, तो रियल ऑब्जेक्ट का बच्चों वो वर्चुअल इमेज बनाता है, मतलब इसमें तो ऑब्जेक्ट एक तरफ होगा, इमेज दूसरी तरफ होगा पक्का, ठीक है। तो कॉन्वेक्स तो बच्चों वैसे ही नहीं हो सकता, क्योंकि इन्होंने रियल ऑब्जेक्ट लिया है, दोनों इमेज और ऑब्जेक्ट एक ही तरफ है, क्योंकि इमेज और ऑब्जेक्ट उसमें भी एक तरफ होते हैं, लेकिन तब वो दोनों ही वर्चुअल होते हैं। कॉन्वेक्स मिरर में दोनों जब एक ही साइड होते हैं ना बच्चों, तो इन दैट केस वो दोनों के दोनों वर्चुअल होते हैं। मेरे ख्याल से आपको अब ये पूरा का पूरा अच्छे से क्लियर हो गया, ठीक है, ओके। 20th वाले में डाउट है बच्चों किसी को? 20th वाले क्वेश्चन में, 20th वाले क्वेश्चन में डाउट है बच्चों किसी को? 21 में डाउट है बच्चों किसी को? 21 वाले में, 21 वाले में तुम्हें पता है बच्चों जिंदगी में जैसे ये जो काम है ना आज तुम लोगों को पढ़ाने वाला, ठीक है, इन क्वेश्चंस को मैं हर साल सॉल्व करता हूँ, बराबर ना? हर साल 2 बार सॉल्व होते हैं, एक 12th वाले बैच में, एक हमारे ड्रॉपर बैच में। आप लोग देखते हो मेरे अंदर कभी भी अपने काम को लेके वो नहीं देखा होगा तुम लोगों ने ना, मैं उतनी शिद्दत के साथ तुम्हें हर बार बता रहा होता हूँ, हर साल बता रहा होता हूँ, क्योंकि एक बार करने के बाद हमारा इंटरेस्ट कम हो जाता है। बच्चों अगर तुम्हें कोई काम अच्छे से करना है ना, उसमें शिद्दत दिखानी पड़ेगी आपको ना। 20 वाला कहाँ से आ गया यार तुम लोग इतनी देर से? मुझे एक आध क्वेश्चन की खुशी हुई कि मतलब ये वाला चलो इन्होंने नहीं पूछा। अपॉइंट ऑब्जेक्ट एट 15 सेंटीमीटर, मेरी खुशी तुमसे बर्दाश्त थोड़ी होती है। A point object at 15 centimeter from a concave mirror of radius of curvature 20 centimeter। तो बच्चों रेडियस ऑफ कर्वेचर बच्चों कॉनकेव मिरर की 20 सेंटीमीटर दे रखी है, ये कॉनकेव मिरर हो गया यहाँ पे ना। Made to oscillate along the principal axis with an amplitude of this, the amplitude of the image will be, है क्लास में कराया है, कल ही कराया है, क्लास अटेंड करो मत फिर पूछोगे, ठीक है, कल कराया मैंने, कल लास्ट में। 21 वाले में बच्चों किसी को डाउट है क्या? 21 वाले में, 22 वाले में डाउट है बच्चों किसी को? 22 वाले में, 22 में डाउट है? देखिए भाई जिसको भी डाउट हुआ करे सिर्फ नंबर लिख दिया करो, अगर मुझे 2-3 बच्चों का डाउट दिखता है मैं तुरंत उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है नहीं है, ठीक है, बस नंबर लिख दिया करो, वही मेरे लिए नंबर अलग से दिखने लगता है कि हाँ डाउट है। पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड्स अ फिक्स्ड स्फेरिकल मिरर, ठीक है, फिक्स्ड स्फेरिकल मिरर है बच्चों, एक पार्टिकल बच्चों इसकी तरफ मूव कर, कौन सा मिरर है ये नहीं बताया ना इन्होंने। द इमेज मूव्स अवे फ्रॉम द मिरर, तो बच्चों दोनों तरीके की पॉसिबिलिटी लेके चलनी पड़ेगी आपको, ठीक है। ये कॉनकेव हो गया बच्चों। अच्छा ये ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है मतलब ये रियल ऑब्जेक्ट है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, तो ये कॉन्वेक्स हो गया, ये कॉनकेव हो गया बच्चों। ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे होता है तो इमेज बनता है बच्चों फोकस पे, ठीक है, ये ऐसे चल रहा होता है, ऑब्जेक्ट जब ऐसे चल रहा होता है ये ऐसे चलता जाता है बच्चों, ये इधर चलता जाता है, जब फोकस तक आ जाता है तो इन्फिनिटी बन जाता है, फिर फोकस से आगे चलता है फिर बच्चों इधर चलता है वो। तो ऑब्जेक्ट बच्चों किधर चल रहा है बच्चों? ये
particle is moving towards a fixed spherical mirror, the image must move away from the mirror. देखो बच्चों, इसमें अवे मूव कर रहा है, लेकिन फिर पास में भी मूव कर रहा होगा. जब ऑब्जेक्ट इस वाले रीजन में होगा ना, तो इमेज जो मिरर की तरफ भी मूव कर रहा होगा. नॉट पॉसिबल. मस्ट मूव टुवर्ड्स द मिरर, अवे मूव कर रहा है और टुवर्ड्स द मूव कर रहा है. मे मूव टुवर्ड्स द मिरर, दिस विल बी करेक्ट. ठीक है, आगे बात समझ में. तो कॉनकेव ने ही मतलब इसको कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया. कॉनकेव ने बता दिया कि भाई देखो, कुछ रीजन के लिए अवे फ्रॉम द मिरर मूव कर रहा होगा, कुछ रीजन के लिए टुवर्ड्स द मिरर होगा. मस्ट नहीं होना चाहिए. ठीक है, में चल जाएगा. अच्छा, कॉन्वेक्स मिरर अगर इन्होंने बोल दिया होता ना बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर will move towards the mirror only if mirror is convex. Will move towards the mirror. नहीं, इन्होंने पता है क्या बोला, ओनली इफ. लैंग्वेज में तो मैं कंफ्यूज कर दिया. इन्होंने कहा कि सिर्फ कॉन्वेक्स मिरर एक ऐसा मिरर है जिसमें मिरर इमेज जो है टुवर्ड्स दी मिरर मूव कर सकता है, जबकि कॉनकेव में भी कर रहा है. कॉनकेव में जब फोकस और इसके बीच में होगा ना, तो इमेज जो है टुवर्ड्स दी मिरर मूव कर रहा होता है. तो उन्होंने कहा कि ओनली इसके केस में कर सकता है टुवर्ड्स द मिरर मूव. ठीक है, समझ में आया बच्चों. हाँ, कॉनकेव में भी एक ऐसी पॉसिबिलिटी आती है. आप सिर्फ कॉन्वेक्स मिरर में पॉसिबिलिटी नहीं होती है वाली, कॉनकेव में भी होती है कि टुवर्ड्स द मिरर मूव करता है ये. ओके, 23 वाले में डाउट है बच्चों, इसमें 23 वाले में. A point object on the principal axis at a distance 15 cm from a concave mirror of radius of curvature this has a velocity this perpendicular to the principal axis. The velocity of the image at that instant will be 23. नहीं है डाउट. ये तो बच्चों डायरेक्ट होने वाला क्वेश्चन है. इसमें एच हो जाएगा 0 के बराबर. ठीक है, इसमें जो हमारे पास आता था ना, वो क्या आया था, डी एच आई बाई डी टी. फॉर्मूला बता दे रहा हूं मैं. ये आया था हमारे पास माइनस का एच ओ डी ऑफ वी डिवाइडेड बाई यू डी टी. तो ये वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा. ये का आया था माइनस का वी अपॉन यू डी एच ओ बाई डी टी. ठीक है, ये वाला पार्ट तो डायरेक्ट 0 हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा. मुझे लगता है इसमें तो कितना 15 दे रखा है ना, तो वी की वैल्यू बच्चों माइनस का 30 आती है. यू की वैल्यू माइनस का 15 दे रखी है. डी एच ओ बाई डी टी बच्चों कितना दे रखा है, 2. ये आ रहा होगा बच्चों यहाँ से तुम्हारे पास माइनस का 4. ठीक है, नीचे की तरफ जा रहा होगा. हाँ ठीक है. 24 17 डिस्कस हो चुका है बच्चे ना. मुझे नहीं पता 17 क्या है, लेकिन मैं डिस्कस कर चुका हूँ, मुझे याद है. कल वाली क्लास में डिस्कस करा दिया मैंने. 24 वाले में डाउट है. In the figure shown, find the total magnification after two successive reflection, first on M1 and then on M2. बच्चों पहले M1 पर रिफ्लेक्शन कराना है. ठीक है, और फिर उसके बाद M2 पे कराना है. M1 पे रिफ्लेक्शन कराते हैं बच्चों 30 सेंटीमीटर दे रखा है. तुम्हें पता है इसका इमेज कहां पे बनेगा. इसके लिए जो V आ रहा होगा ना बच्चों, V1 वो माइनस का 15 आ रहा होगा. ये आ रहा है, मतलब यहाँ पे इमेज बन रहा होगा और उल्टा बन रहा होगा ऐसे करके. ठीक है, तो पहले वाले का जो मैग्निफिकेशन आएगा ना बच्चों, वो माइनस का -15 डिवाइडेड बाई माइनस का 30 के बराबर आ रहा होगा, -1/2 के बराबर. ये मैग्निफिकेशन बच्चों इस वाले से आ रहा होगा. इमेज बच्चों यहाँ पे 15 पे बन रहा होगा. ये हो जाएगा बच्चों 25 के बराबर. अब 1/v2. अब बच्चों देखो ध्यान से सुनना, ये रेज इधर गई, तो जब रेज सॉरी यहाँ से नहीं, ऑब्जेक्ट से, मान लो जैसे इस पॉइंट का इमेज बना रहा हूं मैं, तो रेज ऐसे गई होंगी, तो ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव होगी. किसमें, इस वाले मिरर के लिए. लेकिन जब ये रेज रिफ्लेक्ट होके ऐसे आएंगी ना इस वाले पॉइंट पे, क्योंकि रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे जानी है, फिर ये इस मिरर पे आएंगी. समझ रहे हो, ये ऐसे करके इस वाले मिरर पे आएंगी. तो जब ये इस वाले मिरर पे आएंगी ना बच्चों, तो ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पे, ये डायरेक्शन हो जाएगी अब इसके लिए पॉजिटिव, और ये डायरेक्शन हो जाएगी नेगेटिव. तो 1/v2 प्लस का 1/u2. u2 आ जाएगा बच्चों माइनस का 25 के बराबर, इज इक्वल टू 1/f. f आ जाएगा बच्चों 10 के बराबर. तो 1/v2 इज इक्वल टू 1/10 प्लस का 1/25. यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 100. 10 प्लस का 4. एक मिनट ना, क्या हो गया, अच्छा गलत है क्या ये. पंद्रह नहीं आएगा, वो मैंने क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 होती है ना बच्चों, तब आता है 15 ना. रेडियस ऑफ कर्वेचर
कि 40 है एक्चुअली ना, मैं फोकल लेंथ को रेडियस ऑफ कर्वेचर समझ लिया। U1 जो होगा बच्चों मैं सही से सॉल्व कर दे रहा हूँ, ये इतना होगा। F1 जो होगा बच्चों माइनस का 20 के बराबर होगा। 1/V1 प्लस का 1/-30 इज इक्वल टू 1/-20। तो 1/V1 इज इक्वल टू 1/30 माइनस का 1/20 और ये मेरे ख्याल से माइनस का 1/60 आ रहा होगा। V1 इज इक्वल टू माइनस का 60 सेंटीमीटर आ रहा होगा। तो होगा क्या कि यहाँ से रेस चलेंगी ऐसे और ये बच्चों 60 सेंटीमीटर मतलब इधर कहीं जाके कन्वर्ज हो रही होंगी इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ होगा ना, ठीक है, क्योंकि इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है बच्चों 20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितनी है इसकी 10 के बराबर, तो इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तो यहाँ से रेस जाएंगी बच्चों ऐसे। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पे आया। इसका जो इमेज है ना बच्चों, इसके द्वारा इस वाले मिरर ने जो इमेज बनाया वो इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनाया। अब इसके लिए अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो उसका इमेज कहां पे बनेगा बच्चों, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगा। सेम साइज का बनेगा, यू और बी दोनों सेम हो गए, लेकिन दोनों यू और बी एक ही साइड है, इस वजह से मैग्निफिकेशन बच्चों नेगेटिव का हो जाएगा, मैग्निफिकेशन नेगेटिव का हो जाएगा। तो इसका मैग्निफिकेशन होगा बच्चों -1 के बराबर, m2 की वैल्यू बच्चों -1 के बराबर होगी, m1 की वैल्यू बच्चों माइनस का -60 डिवाइडेड बाई माइनस का 30 और ये बच्चों -2 के बराबर हो गई। टोटल मैग्निफिकेशन जो होता है ना बच्चों वो m1 इंटू m2 के बराबर होता है। बच्चों ये भी फॉर्मूला याद रखना, सक्सेसिव रिफ्लेक्शन में जो मैग्निफिकेशन आता है ना m1 इंटू m2 के बराबर होता है, +2 विल बी द आंसर। ठीक है, so find the total magnification after 2 successive reflection, first on m1 and then on m2। इस वाले की जो इमेज बनेगी ना वो ऐसे बनेगी, ठीक है, डबल साइज की, यहाँ पे वर्चुअल इमेज। फिर बच्चों ये वाला जो इमेज बनाएगा ना, ये इमेज इसी जगह पे बनाएगा, तो फिर बच्चों उल्टी हो जाएगी ऐसे ना, क्योंकि ये क्या है बच्चों, ये वाला मिरर क्या करेगा, ये वाला मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो यू और वी की वैल्यू सेम हो जाएगी यहाँ पे ना, इस वजह से। हाँ, ये वाला फॉर्मूला याद रखना बच्चों ना, अगर दो मिरर है सक्सेसिव रिफ्लेक्शन हो रहा है तो जो मैग्निफिकेशन होता है ना, टोटल मैग्निफिकेशन m1 इंटू m2 के बराबर होता है। अगर तीसरा रिफ्लेक्शन भी हो रहा है तो m3 से मल्टीप्लाई कर देना। सक्सेसिव जितने भी रिफ्लेक्शन हो रहे हैं बच्चों, m1 m2 m3 सबका प्रोडक्ट कर देना, ठीक है। m टोटल जो होता है ना बच्चों, टोटल मैग्निफिकेशन जो है हर एक मिरर के वजह से जो मैग्निफिकेशन आया उनका प्रोडक्ट होता है, ठीक है। यदि सक्सेसिव रिफ्लेक्शन नहीं होगा, एक से ज्यादा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होगा, तो सक्सेसिव रिफ्लेक्शन, पहली बात तो देखो सुनो, या तो आप इस पे मैग्निफिकेशन अलग कर, इस पे रिफ्लेक्शन अलग कराओगे, इस पे अलग कराओगे, ये इमेज अलग फॉर्म करेगा, ये अलग फॉर्म करेगा, तो उन दोनों के सेपरेट हो गए, वो उनको आपस में क्या लेना देना, ठीक है। लेकिन अगर इस पे इमेज बनाया, फिर उस इमेज को ऑब्जेक्ट की तरह यूज करवाया इस वाले के लिए, फिर उस पे बनाया, तो आएगा सक्सेसिव रिफ्लेक्शन वाला फॉर्मूला, ठीक है। m टोटल बच्चों ये आ जाएगा। अब इसको लिख लीजिए बच्चों ना, ये इस पर क्वेश्चन आए भी हैं एक आध बार ना, पहले भी आया है। टोटल मैग्निफिकेशन जो होता है बच्चों m1 इंटू m2 इंटू m3 एंड सो ऑन होता है, ठीक है, इन केस ऑफ सक्सेसिव रिफ्लेक्शन ऑन द मिरर। 25 वाले में डाउट है बच्चों, इसमें 25 वाले में मयंक, एक और बच्चा था शांतनु विकास, ठीक है। इन द फिगर शोन, if the object O moves towards the plane mirror, then the image I, which is formed after successive reflection from M1 and M2। अब बच्चों M1 और M2 दोनों पे सक्सेसिव रिफ्लेक्शन कराना है, ठीक है। अब देखो बच्चों ध्यान से सुनना, इनके बीच में मतलब पहले किस पे कराना है बच्चों, M1 पे, फिर कराना है M2 पे। तो M1 जो है इमेज बनाएगा बच्चों यहाँ पे, और उसकी वेलोसिटी होगी हमेशा इधर की तरफ, हमेशा बच्चों लेफ्ट की तरफ होगी इसकी वेलोसिटी, या नहीं होगी मुझे बताओ। जो भी इमेज बनेगा उसकी वेलोसिटी जो है हमेशा लेफ्ट की तरफ होगी। दिस एक्ट एज ऑब्जेक्ट फॉर कॉनकेव मिरर, ये कॉनकेव मिरर के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। आपको बच्चों ये पता है कॉनकेव मिरर की तरफ जब ऑब्जेक्ट चल रहा होता है, चाहे इन्फिनिटी पे क्यों ना हो, वो जब ऐसे चल रहा होता है ना बच्चों, तो इमेज जो है बच्चों इधर चल रहा होता है, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट ऐसे चलता जाता है इमेज ऐसे चलता जाता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट लेफ्ट की तरफ चल रहा होगा
इमेज बच्चों राइट की तरफ चलेगा। ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ पे पहुंच गया, फोकस पर पहुंच गया, फोकस से अगर आगे भी चलेगा ना बच्चों ऑब्जेक्ट, तो इमेज अभी भी राइट की तरफ ही चलेगा। इसमें इमेज बच्चों हमेशा राइट की तरफ चलता है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट की तरफ चल रहा है कॉनकेव मिरर में, तो इमेज हमेशा राइट की तरफ चलेगा। ये वाली बात समझ में आई? हाँ, इवन आफ्टर फोकस ये ऐसे चलेगा, इसलिए इसकी इनके बीच का डिस्टेंस देने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, न देने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें नहीं मतलब कि ये फोकस के बीच में कहाँ है कहाँ नहीं है, हमें इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा जब तक इसका इमेज जो है ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है इसके लिए। जब तक ये लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है, इमेज हमेशा राइट की तरफ मूव करेगा। समझ में आया बच्चे यहाँ तक? ओके, लो भाई, ये हो गया तुम्हारा रिफ्लेक्शन मिरर वाले सारे केसेस हो गए। अब आ जाओ बच्चों जहां तुम्हें सबसे ज्यादा परेशानी आई है, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ना। अच्छा बच्चों, मैं क्लास में जो कराया करूंगा ना तुम लोगों को, जो डिस्कशन कराया करूंगा, वो हुआ करेगा बच्चों हमारा डिस्कशन सब्जेक्टिव का। एक्सरसाइज 1 पूरी हुआ करेगी, जेई मेन और वो मिला के टोटल। एक्सरसाइज 2 में ओनली सब्जेक्टिव डिस्कस हुआ करेंगे, कभी कभी कॉम्प्रिहेंशन। और एक्सरसाइज 3 बच्चों पूरी डिस्कस हुआ करेगी, ठीक है। मुझे लगता है ये तो मैंने डिस्कस कर दिए थे ना चारों के चारों, ठीक है। 5वां क्वेश्चन बच्चों, देखिए भाई, डिस्कशन के बाद भी अगर नहीं हो रही है ना तो फिर तो सोचने वाली बात है, लेकिन अगर डिस्कशन के बाद तुम्हें लग रहा है कि हाँ अब टॉपिक में मेरी अच्छी कमांड आ गई है तो फिर अच्छा है। 4 नंबर मैंने क्लास में इलस्ट्रेशन कराया था, एक तो उसी का बस डेटा चेंज है, इसमें कोई डाउट नहीं है बच्चों। 5वें में ठीक है। अब आ जाओ बच्चों 6वें क्वेश्चन पे। 6वें में डाउट है बच्चों? यस, 6वें में तो बहुत को डाउट है, ठीक है। A concave mirror of focal length 20 centimeter is cut into 2 parts from the middle, and the 2 parts are moved perpendicular by a distance of 1 centimeter from a position from the previous principal axis AB. Find the distance between the two images. मैंने बच्चों तुम्हें कल एक चीज बताई थी, कोई भी मिरर जो होता है ना उसकी एक प्रिंसिपल एक्सिस होती है और ये बच्चे उसके सेंटर ऑफ सिमेट्री से जारी होती है, ठीक है। ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस होती है। क्योंकि इन्होंने एक घटिया फीचर डाल रखा है और इससे चेंज नहीं कर रहे हैं, मतलब इतने दिन से बोलने के बावजूद भी मेरा दिमाग खराब हो रखा है। लो भाई, उड़ गया पूरा मिरर ना। तो मैं तुम लोगों को बच्चों ये समझा नहीं पा रहा हूँ कि इस मिरर को मैं कट कर देना चाहता हूँ आधा। मुझे ये बताओ कि बच्चों अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो रिफ्लेक्शन कैसे होगा? ऐसे बच्चों इंसिडेंट रे ऐसे आएंगी, रिफ्लेक्ट होकर चली जाएंगी। अगर मैं इतने पार्ट को रिमूव कर दूं, ये वाला पार्ट बच्चों रिमूव कर दिया, नीचे वाला हटा दिया, सिर्फ ये रहने दिया, क्या इसके लिए कोई सिचुएशन चेंज होगी? इस पार्ट में जैसे रे आ रही थी अभी भी वैसे ही आएंगी, जहां पे ये उनको कन्वर्ज कर रहा था वहीं पे अभी भी कन्वर्ज करेगा, मतलब अभी भी ये बच्चों है इसी को प्रिंसिपल एक्सिस कंसीडर करेगा, अभी भी इसके लिए प्रिंसिपल एक्सिस यही हुई ना। तो बच्चों तो मिरर को जब काट देते हो ना, उसमें से कुछ पार्ट हटा दिया, तो उसकी टुकड़े की भी प्रिंसिपल एक्सिस बच्चों वही रहती है जो पहले थी, ठीक है बच्चों। ये वाला पार्ट हटा दिया था। अब अगर इस मिरर को ऊपर ले जाओगे ना बच्चों, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस भी इसके साथ ही जाएगी। जैसे मिरर का पार्ट है ना, तो प्रिंसिपल एक्सिस बच्चों मिरर के साथ ही रहेगी। जब मैं इस वाले टुकड़े में इंटरेस्टेड हूं ना, तो ये जिस मिरर का पार्ट है ना बच्चों, उसकी प्रिंसिपल एक्सिस पूरा टाइम इसकी प्रिंसिपल एक्सिस बनी रहेगी। तो बच्चों जब ये दोनों टुकड़े यहाँ पे थे, दोनों का ये वाला एंड और ये वाला एंड चिपका रखे थे बच्चों, तो प्रिंसिपल एक्सिस थी ये वाली। जब आपने इन टुकड़े को काटा और ऊपर लेके गए 1 सेंटीमीटर ऊपर लेके गए, तो बच्चों ये जो इस वाले मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी अब ये वाली, इस वाले की हो जाएगी बच्चों ये वाली। ये वाली बात समझ में आ गई आप लोगों को पहले तो? अच्छा, इसमें एक प्रॉब्लम और थी बच्चों ना, इसमें ये डेटा नहीं दे रखा था, शायद 10 सेंटीमीटर था, मुझे जहां तक याद है ना 10 सेंटीमीटर था, ये शायद 10 सेंटीमीटर है बच्चों ना मुझे, ठीक है 10 सेंटीमीटर था ये। इसको कर लीजिए, हाँ ये भी इसमें प्रॉब्लम है, मैं इसको भी एडिट करवा ही देता हूँ, नहीं तो छूट जाता है फिर। एक मिनट में बोल देता हूँ, क्या है ना ये फिर मॉडिफाई नहीं हो पाती ना शीट, साथ ही साथ सही रहे।
ठीक है बच्चों, ये था बच्चों हमारा। तो बच्चों इसमें हमें करना क्या पड़ेगा, पहले तो हमें 1/v प्लस का 1/u, u बच्चों -10 के बराबर होगा, डिवाइडेड बाई 1/ -20। तो ये v कितना आ रहा है बच्चों हमारे पास, ये उधर चला जाएगा बच्चों, 1/v इक्वल टू 1/10 माइनस का 1/20। तो v की वैल्यू बच्चों प्लस का 20 आ रही है, कितना आ रही है, प्लस का 20 आ रही है ना, ठीक है। तो प्लस का 20 हो गई, तो मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस का 20 डिवाइडेड बाई माइनस का 10, मैग्निफिकेशन बच्चों 2 टाइम्स हो जाएगा। तो प्रिंसिपल एक्सिस बच्चों इस वाले की ये है, इमेज बच्चों 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे बन रहा है। अब मुझे बताओ कि इस वाले प्रिंसिपल एक्सिस के लिए ऑब्जेक्ट ऊपर है, तो बच्चों जो इमेज बनेगा वो भी बच्चों सेम साइड बनेगा, लेकिन डबल हाइट में बनेगा। सो ये 1 सेंटीमीटर के बराबर है बच्चों, तो यहाँ पे डबल हाइट में मतलब 2 सेंटीमीटर पे लोअर पार्ट जो I2 इमेज बना रहा होगा, M2 वाला ना, ये बना रहा होगा 2 सेंटीमीटर पे। इस वाली प्रिंसिपल एक्सिस पे आ जाओ बच्चों, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह बच्चों नीचे, तो इमेज भी नीचे बनेगा क्योंकि मैग्निफिकेशन तो बच्चों पॉजिटिव है, लेकिन इससे जैसे 1 सेंटीमीटर तो वो 2 सेंटीमीटर नीचे बनेगा, मतलब दूसरा इमेज बच्चों यहाँ पे बन रहा होगा I1। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा ना बच्चों, वो 2 सेंटीमीटर के बराबर होगा। दैट्स व्हाई द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2 सेंटीमीटर एंड दिस वन इज अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। सेवंथ वाले में डाउट है बच्चों किसी को, सेवंथ वाले क्वेश्चन में, सेवंथ वाले में, सेवंथ वाले में डाउट है। A point object is placed 33 centimeter from the convex mirror of the radius of curvature this। अरे ये वाला दिया ही नहीं होगा, दिया था क्या मैंने, ये दिया था क्या, गलती से चला गया, ठीक है। ये गलती से चला गया था बच्चों ना, ये वाला क्वेश्चन नहीं जाना था, ठीक है। चलो भाई सर, रोटेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर में रोटेशन ऑफ प्लेन मिरर वाला फंडा लगेगा कि यस, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन। कौन सा वाला नहीं दिया था, मतलब 8वां तो अगला वाला तो वैसे ही नहीं दिया होगा। चलो अब रह गए होंगे हमारे क्वेश्चंस, अगर तुम्हारे उसमें से पीडीएफ जो दिया था मैंने ना तुम्हें, पीडीएफ वाले क्वेश्चंस जो है,
हाँ भाई चलो, कहाँ थे बच्चों हम? ये वाला तो हो गया था हमारा डिस्कस, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन तो डिस्कस करा दिया था मैंने, ये वाला मैंने तुम्हें करा ही दिया था। ये वाला हो गया होगा, इसमें तो कोई परेशानी आई नहीं होगी, इजीली हो गया होगा सॉल्व। ठीक है, ये वाला आ गया बच्चों, इस वाले का आंसर आ गया तुम्हारा। ये वाला बच्चों, ये वाला और ये सेम ही थे मतलब ऑलमोस्ट। अच्छा ये रिपीट है क्या? सेम ही है, अच्छा तो बात ही खत्म हो गई। एक ये वाला क्वेश्चन और था बच्चों ना, इसमें किसी को डाउट है बच्चों? पूछना है किसी को? हो गया बच्चों, बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन ये वाला था बच्चों, ये वाला नहीं हुआ, एक ही क्वेश्चन रह गया ना। तो इस वाले को तो तुमने उससे सॉल्व कर लिया होगा ना यार, इमेज फॉर्मेशन कर लो। नहीं आ रहेगा उससे आंसर? उसकी पोजीशन बच्चों -10, 2 दे रखी है पोजीशन, ठीक है। और ये जो मिरर है उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखी है आपको। तो करते सॉल्व बच्चों। तो 1/v1 मेरे ख्याल से उन्होंने कंसीडरिंग फर्स्ट रिफ्लेक्शन ऑन m1 एंड देन m2, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेकंड इमेज विद रिस्पेक्ट टू p। p बच्चों ये होगा ओरिजिन है, ये वाला पॉइंट जो है क्या हो गया, कॉन्सेप्ट ऑफ मिरर पॉइंट ऑन स्ट्रेट लाइन फ्रॉम बेस। यस वही फॉर्मूला था बच्चों। तो 1/v प्लस का 1/u, u जो है बच्चों -10 के बराबर है, इज इक्वल टू 1/f -15। तो 1/v आ जाएगा तुम्हारे पास 1/10 माइनस का 1/15। 30 एलसीएम ले लो बच्चों, 3 माइनस का 2, तो v की वैल्यू आ रही होगी बच्चों 30 के बराबर, ठीक है। 30 सेंटीमीटर बच्चों इसका v आ रहा होगा। अब इसकी हाइट कितनी दे रखी है बच्चों? 2 के बराबर दे रखी है। मैग्निफिकेशन अगर तुम देखोगे ना बच्चों, तो माइनस का 30 डिवाइडेड बाई माइनस का 10, 3 गुना मैग्निफिकेशन आ रहा होगा और पॉजिटिव का आ रहा होगा, ठीक है। तो पहले तो इसका इमेज बच्चों कहीं यहाँ पे जाके बन रहा होगा, इधर कहीं जाके। तो मैं इस डेटा को अलग यूज कर लेता हूँ, 30 और मैग्निफिकेशन आ रहा है बच्चों यहाँ पे हमारे पास कितना, 3 गुना, ठीक है। इसको हटा देता हूँ, तो मुझे यहाँ पे जरूरत पड़ेगी स्पेस की, ठीक है। ओके, सो मुझे पता है बच्चों यहाँ पे 30 सेंटीमीटर मतलब यहाँ पे इधर इमेज बन रहा होगा, मतलब 6 सेंटीमीटर ऊपर ना, और ये 30 सेंटीमीटर हो गया यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, दिस इज 30 सेंटीमीटर। अब करना क्या है बच्चों की जो इमेज बनेगा ना, अब ये प्लेन मिरर बच्चों हमारा यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ से डालो बच्चों एक परपेंडिकुलर इस प्लेन मिरर पे, इमेज बच्चों यहाँ पे जाके कहीं बनेगा, ठीक है। क्या मैं ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकता हूँ परपेंडिकुलर वाली डिस्टेंस? क्या मैं ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकता हूँ? मुझे ये पता है कि 90 डिग्री है तो ये 45 होगा, ये 45 के बराबर होगा। तो ये जो डिस्टेंस है ना बच्चों, ये 6 सेंटीमीटर के बराबर होगा। ये 6 सेंटीमीटर के बराबर है बच्चों, तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा ना, ये वाला, ये डिस्टेंस बच्चों हमारे पास आ जाएगा कितना, कितना आ जाएगा ये 20, एक मिनट ना, 40 और 30 आया था ना, 40 ये आ जाएगा 64 सेंटीमीटर के बराबर। 64 सेंटीमीटर मतलब ये वाली डिस्टेंस कैलकुलेट की जा सकती है, ये 64 डिवाइड बाई दिस, तो 32√2 के बराबर आ जाएगी। अच्छा ये बच्चों 6√2 के बराबर होगी। तो एक मिरर है बच्चों, ठीक है। अच्छा ये कोऑर्डिनेट पता कर लेना बच्चों इस वाले पॉइंट के ना, दिस डिस्टेंस इज 24। तो ये बताओ मेरे को, ये जो टोटल डिस्टेंस हो गई कितनी होगी बच्चों? 38√2 के बराबर हो गई। तो यहां से 38√2 डिस्टेंस पे इमेज बन रहा होगा, तो ये पॉइंट हो गया। अब बस इसके कोऑर्डिनेट बताने मुझे, ये वाले कोऑर्डिनेट, ठीक है।
तो तुम तो एक काम करना बच्चों, यहाँ से यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये वाली डिस्टेंस, ये इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट से ये डिस्टेंस, तो 38 और 32 बच्चों 70, 70√2 हो गया। ये एंगल कितना है, 45 के बराबर। तो क्या ये 70 होगी, और बच्चों ये जो डिस्टेंस होगी ना यहाँ से यहाँ तक की, ये भी 70 के बराबर होगी। ये 24 है, ये 70 है, तो ये जो डिस्टेंस होगी ना बच्चों, ये वाली 70 माइनस का 24, ये आएगी 46 के बराबर। तो माइनस का 46 माइनस का 70 विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज। आ गया नहीं, सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। एक इसमें बच्चों, इसमें मैथ्स बहुत ज्यादा लगी है, ठीक है। सो इसमें मैथ्स ज्यादा लगी है, और फिजिक्स तो बच्चों सिंपल वाली थी, बस इसमें थोड़ा सा था। सर एक प्लेन मिरर का भी दिया था आपने, बोला था कि डीसीएस में होगा पीडीएफ वाले से। अच्छा वो पहले वाला जो था, ठीक है, हाँ कर लेते, पूरा निपटा लो तुम ना। इनको करने के लिए ज्योमेट्री, तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के लिए ज्योमेट्री अच्छा होना ही चाहिए आपका। देखिए भाई मेरा काम है, मैं तुम्हें बहुत बढ़िया बढ़िया लेवल के प्रॉब्लम करवा सकता हूँ, ठीक है, और प्रॉब्लम करने के बाद आप लोगों को ना एक टाइम लगेगा, आफ्टर दैट टाइम मतलब तुम्हें चीजें इजी लगने लगेंगी। बट तुम सोचोगे सर रातों रात ऐसा कुछ कर दो, तो भाई वो यूट्यूबर करते हैं, मतलब ना कि 1 घंटे में आईआईटी क्लियर, 2 घंटे में आईआईटी क्लियर, 1 महीने में ये क्लियर वो क्लियर ना, वो मैं नहीं करता। हाँ मतलब इस तरीके का कमिटमेंट मैं नहीं कर पाता। मतलब मैं कहता हूँ कि तू मेरे साथ मेहनत कर, काम कर, तेरा लेवल अप होगा, और तू ऑटोमेटिकली चीजों को अलग एंगल से देखना चालू कर देगा, ठीक है। नहीं मिरर को एक्सटेंड कर, देखिए भाई मिरर एक्सटेंड ना भी करो ना, तुम्हें पता है कि मिरर चाहे कहीं भी हो, उसको एक्सटेंड करने पे वो इमेज और ऑब्जेक्ट को ज्वाइन करने वाली लाइन को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है। वो बनाया नहीं था ऊपर जो एक छोटा सा मिरर बनाया था, यहाँ ऑब्जेक्ट था, उसका भी इमेज बना था, ठीक है। ऐसी वर्मा मिरर वाला पार्ट तुम कर सकते हो ना, ऐसे वर्मा में मिरर वाला पार्ट आप लोग कर सकते हो। ये सब बहुत देर में क्वेश्चन हो पाते हैं। देखो मैं तुम्हें एक चीज और बता दूं बच्चों ना, किसी भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे 15 मिनट से ज्यादा कभी बर्बाद मत करना। तो मैं तुम लोगों को क्यों बोल रहा था, अच्छा तुम लोग पता है मेरी स्टार्टिंग में बात जो है ना, देखो सब पे इम्प्लीमेंट नहीं होती, कुछ बच्चे रिलेटिवली 1-1.5 घंटे में शीट को सॉल्व कर लेते होंगे, लेकिन कुछ बच्चों के लिए शीट सॉल्व हो जाए ना, यही मतलब मेजोरिटी के लिए 80-90% बच्चे ऐसे होंगे जिनसे शीट सॉल्व हो जाए ना विद इन टाइम लिमिट, उनको बुक की जरूरत ही नहीं है। कुछ को जरूरत होती है, वो 10% 20% जो ऊपर वाले बच जाते हैं, तो 10 और 20% वालों को भी मैं अभी यही सजेस्ट करूंगा कि भाई अभी तुम्हें लग रहा है कि बर्डन कम है, लेकिन धीमे धीमे ना ये पुराना रिवीजन, ये रिवीजन, वो रिवीजन, आपको बर्डन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जब क्वेश्चन बन जाता है तो बहुत आनंद आता है, क्वेश्चन है ना बढ़िया लेवल के। चलो ये वाला मुझे लगता है तुम, अच्छा इस वाले में मेरे से कोई बच्चा ये भी पूछ सकता था कि सर हम इस मिरर को रोटेट क्यों नहीं करा रहे, ठीक है। मैंने एक क्वेश्चन कराया था ना बच्चों कि पहले मैंने मिरर को ऐसा माना था, फिर हम इसको ऐसे ही तो कर सकते थे, 45 डिग्री रोटेट करा देते, तो रिफ्लेक्टेड रे को हम डबल डिग्री रोटेट करा देते, हमने इसको ऐसा क्यों नहीं कराया। अगर तुम्हें याद हो ना, तो उसमें जो ऑब्जेक्ट था ना बच्चों वो यहाँ पे था, हमने इस वाली रे को कंसिडर किया था, ठीक है। इसी पॉइंट का अबाउट हमने रोटेट कराया था। यहाँ पे ऑब्जेक्ट बच्चों यहाँ है, जिसके इस मिरर के लिए ना जो ये ऑब्जेक्ट है, अगर ये प्रिंसिपल एक्सेस पे होता ना बच्चों यहाँ पे कहीं, तो शायद वो फंडा चल जाता, ठीक है। पंगा हो गया, ये हमने रोटेशन इसके अबाउट कराया है, ऐसे रख के इसके अबाउट, तो वो बच्चों इसके सामने होना चाहिए था, तो वो इस वजह से ना, हाँ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मतलब जो है उसके अबाउट रोटेट कराना चाहिए था, तो ये पंगा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमने तुम्हें अगर याद हो मिरर को रोटेट कराते थे ना, तो किसके अबाउट रोटेट कराते थे, इस वाले पॉइंट के अबाउट, हम इसके अबाउट रोटेट कराए थे अगर याद हो तो तुम्हें, ठीक है, जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे आ रही थी। इसकी जो इस पॉइंट पे इंसिडेंट रे आ रही होगी, तो उसको तो हम वैसे ट्रेस करना पसंद नहीं करेंगे। तुम बताओ इससे इस पे जो आ रही होगी रे, क्या तुम्हें उसका एंगल पता है, कैसे जाएगी, कहाँ जाएगी, कौन उसमें इंटरेस्ट लेने लगा, ठीक है, तो वो ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। अगर ऐसा केस होता ना बच्चों, ऐसा केस बन रहा होता कि इस मिरर के लिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता, जो भी डिस्टेंस आ रही थी ये वाली ऐसे आ रही होती, अब इस मिरर को मैं ऐसे रख देता,
तो फिर मैं ये कह सकता था कि देखो भाई, जो ये वाली रे थी ना, पहले ऐसे जा रही थी, यहाँ पे इमेज बन रहा था, अब ये वाली रे जो है अब ऐसे जाएगी, मतलब इमेज इस वाली लाइन पे कहीं यहाँ पे आ रहा होगा। ठीक है, समझ में आया? और एक परपेंडिकुलर डाल के पता कर लेते हैं हम लोग ना। तुम समझ गए ना, मतलब बेसिक फंडा समझ में आ गया ना बच्चों? ओके, देखिए भाई, अगर आपका ड्रॉप लेने का अगर मन है, अगर आपका मन है और अगर आपको अपने आप पे भरोसा है, तो आपको फिर कोई रोक नहीं सकता। मतलब ना, रोकना इन द सेंस में ये नहीं कह रहा कि घर पे जाकर रिवॉल्ट कर दो, मतलब रोकने का मतलब है तुम उनको कन्विंस कर सकते हो। अगर तुम वाकई में एक मौका चाहते हो तो आप उनको बोल सकते हो कि देखो मेरे को एक मौका दे के देखो, अदरवाइज 4 साल बाद ना, जब मेरी जॉब नहीं लग रही होगी ना, जब 4 साल बाद मैं भटक रहा हूँ ना, तो उस टाइम पे जिम्मेदारी ले लेना मेरे को आगे पालने की। ऐसा मत बोलना, पकड़ के मारेंगे, कूट देंगे फिर वो तुम्हें। ठीक है, उनको बोलना कि देखो मेरे को एक मौका दे दो, मैं बहुत अच्छा करके दिखा दूंगा, आप भरोसा रखो मेरे पे। बोर्ड के साथ में इतना मैनेज नहीं कर पाया, बर्डन ज्यादा था, लेकिन इससे अच्छा कॉलेज में आपको लाके दिखा दूंगा। आप ऐसे बात कर सकते हो उनसे ना, प्यार से बात करना। रिएक्शन क्या बताओ? हाँ, रिएक्शन ही आएगा उनका, तेरी एक्शन का रिएक्शन मिलेगा फिर तेरे को। ध्यान रखना, टोन ऐसे रखना कि उनको प्यारी लगे। माँ बाप से कोई भी काम करवाया जा सकता है अगर आप उनको समझा दो कि भाई देखो ऐसे ऐसे करके, ढंग से बात करो उनसे ना, इज्जत दे के बात करो। होता क्या है कि जाते ही अकड़ दिखा के रोक के दिखाओ मेरे को, मैं तो ऐसे करूंगा। तो भाई तुम कभी भी किसी से टूट तो नहीं गया, ये कल एक पेन वैसे ही खराब हो गया, ठीक है, बच गया। तो अकड़ दिखा के अगर तुम बात करोगे ना, तो फिर वो तुमसे ज्यादा, भाई तुम उनकी औलाद हो, ठीक है, औलाद में ज्यादा अकड़ होगी या बाप में ज्यादा अकड़ होगी? ठीक है, सो सिंपल सी बात है। मेरे घर में मतलब मेरे 2 छोटे भाई हैं, ठीक है। अब दोनों छोटे भाई क्या करते हैं कि एक है मीठा, जो मतलब मीठी मीठी बातें चुपड़ चुपड़ के और मेरे मम्मी पापा को चूना लगाता रहता है, ठीक है, खूब, मतलब जितना उसको पैसा निकलवाना है निकलवाता रहता है मम्मी पापा से ना। और जो छोटा वाला है ना, वो है थोड़ा अकड़ू। अब वो क्या करता है, उसके अंदर वही अकड़ी इतनी रहती है उसके अंदर के, न तो उसको कुछ मिलता है और लड़ाई इसको कर ही लेता है वो घर में, ठीक है। उसकी लड़ाई भी हो जाती है, मूड भी खराब हो जाता है और उसको कुछ भी नहीं मिलता उसके बाद भी। तो, तो बच्चों, कोई भी काम आप करवा सकते हो प्यार से, लेकिन आजकल टाइम बड़ा अलग चल रहा है, मतलब ना। चलो, प्यार से काम करवाओ, बस इस पे ध्यान दो, ठीक है। छोड़ो, आगे चलते हैं। यार मेरे को मैंने अपने पेरेंट्स से पैसे लिए थे टिल कॉलेज टाइम, मतलब ना कॉलेज तक मैं उनसे पैसे लेता था। मैं भी मतलब अच्छे से बात करता था, मतलब ना इतना नहीं, लेकिन ठीक है, उनको वो समझते थे कि ये बेटा हमारा मतलब लाइक बर्बादी तो नहीं करता है, मतलब ना इसे जितनी जरूरत होती है उतना काम के लिए ही मांगता है, ठीक है। अच्छा, जब मैंने पढ़ना चालू किया था बच्चों, तो चीजें बहुत, और उस टाइम पे पैसा बहुत कम था, मतलब ना लोगों के पास भी कम था, मेरे घर वालों के पास भी कम था, बहुत ही कम था, मतलब ऐसे समझ लो। तो मैंने जब स्टार्टिंग की थी, तो कोई ऐसा कोई बहुत पैसा वैसा नहीं था। मैंने जब पढ़ना चालू किया था ना, पहली कोचिंग की फीस हमारी कर्जे से गई थी मेरी, मतलब ना मैं खुद, मेरी मतलब समझ रहे हो, ये बहुतों के साथ ऐसी कंडीशन होती है। तो मेरे पेरेंट्स मेरे पे दाव लगा देते थे, उनको पता था कि ये घोड़ा हमारा जीत के दिखाएगा, तो वो मेरे पे दाव लगा देते थे। मेरे भाइयों में नहीं लगाते वो दोनों पे, उन पे कभी दाव नहीं लगाते। एक दाव लगाया अभी कुछ टाइम पहले, एक को इलेक्शन लड़वाया ग्राम प्रधान का, हार गया। तो, तो वो दाव भी मेरे घर वालों ने नहीं लगाया, उनको पता था ये हार जाएगा। वो भी मेरे पे लगवा दिया। मतलब ये टॉपिक वैसे मैं इधर लेके नहीं जाना चाहता था इस डायरेक्शन में, पर मैं ऐसे थोड़ा सा, तो होता ये है कि मेरे घर वालों ने मतलब लाइक अपनी लिमिट से बाहर जाके भी मतलब मेरे लिए काम किए थे। तो आज उन्होंने जो उस टाइम पे रिस्क लिए, सोच समझ के लिए, ठीक है, तो आज
मौज ही मौज है। चलो सर, और कोई आपके घर से आईआईटीएन नहीं है? मेरे घर से कोई आईआईटीएन नहीं है, मेरे गांव से कोई आईआईटीएन नहीं है, मेरे नोन में जितने भी मेरे रिश्तेदार हैं, जितने भी मेरे पापा के फ्रेंड, दूर के रिश्तेदार, उनमें भी कोई आईआईटीएन नहीं है। समझ रहे हो? तो क्योंकि कोई इतना रिस्क लेने के लिए तैयार ही नहीं है। मेरा जो कजिन था ना, मेरा कजिन के, मैं तुम हमारे टाइम पे चीजें बिल्कुल अलग थी। आज तुम्हारे टाइम पे ना, तुम्हारे टाइम में जो फैसिलिटीज होती है, हमारे टाइम पे फैसिलिटी नहीं होती थी, ठीक है। मेरा जो कजिन था बहुत पढ़ने में अच्छा था, मतलब पहले जब वो पढ़ने में अच्छा नहीं था, लेकिन वो मेरे को देखा देखी ना, मैं टॉप करता था क्लास में, तो वो भी फिर पढ़ने लगा, सेकंड रैंक आ जाती थी, थर्ड रैंक आ जाती थी उसकी क्लास में। तो पर उसको फैसिलिटी नहीं देते थे उसके पेरेंट्स ना, मतलब लाइक मेरे ताऊ जी ने ना उसको पढ़ाया नहीं तो वो आज आईआईटी बन जाता। वो भी मतलब उसके अंदर इतना पोटेंशियल था। मेरा घर था बच्चों यहाँ पे, ठीक है, जैसे ये बाउंड्री है, हमारा दरवाजा हो गया, यहाँ पे हमारे मतलब कमरे वमरे बने हुए थे इधर, और यहाँ पे मतलब एक बरामदा टाइप का था। तो गर्मियों में बच्चों सब लोग ऐसे ही सोते ना, गाँव में तो खाट वाट डाल के सोते हैं, मतलब सब लोग ऐसे ही। थोड़ा सुन लो, इसको बहुत मोटिवेटिंग कहानी लगेगी तुम्हें, ठीक है, अच्छी लगेगी। गाँव में तो बच्चों, पहले की बात बता रहा हूँ, जब मैं 8th 9th में था, 10th में, 8th 9th 10th की बात बता रहा हूँ मैं, सारे सारे यहाँ पे खाट डाल के खाट होती थी, मतलब मैं, हमारे घर में सब यहाँ पे इस तरीके से सोते थे, मतलब गर्मी लगती थी, अंदर लाइट वाइट आती नहीं थी। तो उसका घर था बच्चों यहाँ पे। उस टाइम उस मेरे मतलब उसको इतना भी फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलता था कि उसको, मतलब घर भर बढ़िया था एकदम, पैसा था उसके पापा के पास, हमसे ज्यादा ही होगा मेरे ख्याल से ना, हमसे ज्यादा पैसा होगा उसके पास ना। लेकिन उसको अलार्म क्लॉक जो होती है ना बच्चों, घड़ी जो होती है, वो तक लाने की फैसिलिटी नहीं थी उसके पास। लाता नहीं था, लेके नहीं आता था। क्या था, वो क्या करता था कि मैं सुबह 4 बजे का अलार्म लगा के सोता था, मैं सुबह 4 बजे जग के पढ़ता था। मुझे पता था सब सोते रहते, 4 बजे, 4 बजे जग के मैं पढ़ना चालू कर देता। तो मैं 4 बजे का अलार्म लगा के सोता था। तो वो उसकी छत थी यहाँ पे, तो वो अपनी खटिया ना वो इधर डाल के सोता था, जिससे कि मेरे अलार्म की आवाज उसके कानों तक चली जाए और वो भी पढ़ना चालू कर दे। समझ रहे हो? उसके अंदर इतना मोटिवेशन था, लेकिन उसको कोई सपोर्ट नहीं मिला। मेरे को मेरे घर वालों ने कोचिंग के लिए भेज दिया, उसने घर वालों से बोला, उसके पापा ने मना कर दिया। फिर उसने कहा कि ठीक है, मतलब लाइक कोई नहीं, मैं अगर आईआईटी नहीं बन पाया, तो उसने फिर एयरफोर्स ज्वाइन कर लिया। वो एयरफोर्स में अपने बलबूते पे, मतलब बिल्कुल जीरो सपोर्ट फ्रॉम फैमिली। समझ रहे हो? तो लोगों के साथ बच्चों इस लेवल की प्रॉब्लम होने के बावजूद भी ना, वो अपनी जिंदगी बना लेते हैं, कैरियर बना लेते हैं। भाग गया गाँव से, मतलब ले गया, मम्मी पापा को छोड़ गया गाँव में। तो उसको समझ में आ गया था कि मेरे को कोई सपोर्ट नहीं है। मैं उसको भी अच्छा नहीं बोलता, लेकिन दोनों साइड से मतलब कोई किसी तरीके का उनका वो नहीं था। आराम से अकेला मस्त रह रहा है, कोई मतलब नहीं उसको ना अपने पेरेंट्स से, सब याद है उसको। अब ये तो गलत है, मैं बच्चों पे मतलब लाइक ठीक है, पेरेंट्स ने पैसा खर्च नहीं किया, लेकिन उन्होंने बाद बाकी हर चीज में प्रोवाइड, तो अब मैं उस पर वो लेक्चर नहीं देना चाहता, पर तुम समझ रहे हो, वो बंदा वही एक बंदा है जो अपने बलबूते पे, जो मेरे गांव में मुझे लगता था पोटेंशियल, अब जाके फिर मेरे गांव से मेरे देखा था कि मतलब और लोग आईआईटी की तैयारी करने गए, मतलब कुछ लोगों ने मेरे साथ ही आईआईटी की तैयारी करना चालू की थी, जेई मेन की, मतलब एनआईटी की तैयारी, एआईट्रिपल की। उनका एनआईटी एनआईटी भी नहीं निकला। फिर एक हमारे गांव में जो बहुत पैसे वाले हैं, मतलब सबसे अल्टीमेट रिच जो है, उन्होंने फिर अपने बेटे को भेजा कि यार ये बन गया कुछ, तो हम भी अपने बच्चे को भेजते हैं। उसका भी नहीं हुआ। फिर मतलब मेरी रिश्तेदारी में कोई आईआईटी नहीं बन पाया अभी तक ना। हाँ, मैं हाथरस से रहने वाला हूँ, ठीक है। वो कह रहे सर से रिश्ते थोड़ी होंगे। मैं भाई, मेरे से मैं तो मानता हूँ होंगे, पता नहीं कहाँ कहाँ उनका मतलब पुश्तैनी पैसा, पता नहीं कौन कौन सा छुपा रखा होगा उन्होंने, ठीक है, क्या पता दूसरे के बारे में मुझे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्या पढ़ रहे थे अपन जो है, मेरा कौन सा साल था? मेरी एज का आइडिया लगाना चाहता है ना। ओके चलो बच्चों, अब यहाँ तक हो गया, आज बहुत पंचायत हो गई। ये क्वेश्चन हो गए ना बच्चों, सारे के सारे हमारे कंप्लीट। अच्छा, एक और रह गया था, वो बच्चा कह रहा था कि सर एक क्वेश्चन जो है
उधर वाला रह गया ना, प्लेन मिरर वाला। करवा बता देता हूँ तुम्हारे, अल्टीमेटली तुम्हारे सारे डाउट क्लियर हो जाने चाहिए। फिर जब मैं अगले वाले लेक्चर पे जाऊँ बच्चों, तो कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। कहाँ गया? कौन सा वाला था रे? कितने तारीख को स्टार्ट हुआ था तुम्हारा बैच? प्लेन मिरर 29 को ना 30 को? कौन सा क्वेश्चन था? देखना ये वाला था क्या? 3 जुलाई को कहाँ स्टार्ट हुआ तुम्हारा बैच? ये तो नहीं था है? तो मुझे क्यों नहीं था मेरे को? या तुम भेज दो मेरे को ना, डाउट में भेज दो यार, ऐसे नहीं मिलेगा मेरे को। अब यार तूने ऐसा तो भेजा है इसको। अच्छा ये वाला तुम लोगों से नहीं हुआ क्या अभी तक? ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ क्या? तुम्हें पता ज्योमेट्री नहीं आती इसलिए नहीं हुआ है तुम लोगों से ये क्वेश्चन ना। सो बच्चों यहाँ पे एक प्लेन मिरर बच्चों तुम्हें ऐसे दे रखा है इधर की तरफ, एक प्लेन मिरर बच्चों तुम्हें ऐसे दे रखा था, ठीक है? ये 2 प्लेन मिरर आपको इस तरीके से दे रखे हैं। मैंने बोला भी था कि इसके इधर साइड में मतलब बना लेना इसको ना इस तरीके से। और शायद इन्होंने पूछा था object O is symmetrically placed between this 4 centimeter, find the distance of the object from the second image formed in the mirror M1। ये M2 बोल देते हैं बच्चों, ये M1 बोल देते हैं, ठीक है? M2 और ये M1 यहाँ पे रखा हुआ था बच्चों ने एक ऑब्जेक्ट जो है 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। ये 4 सेंटीमीटर के बराबर बच्चों, ये भी 4 सेंटीमीटर के बराबर, ठीक है? अच्छा बच्चों पहला इमेज कहाँ बनेगा? पहला इमेज यहाँ पे बनेगा, नहीं बनेगा 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे? 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। अच्छा ये एंगल बच्चों शायद 30 डिग्री के बराबर दे रखे थे वर्टिकल के साथ ना, 30 डिग्री, और ये वाला भी 30 डिग्री के बराबर दे रखा था, इंक्लाइन वर्टिकल 30 डिग्री, ठीक है? यहाँ पे बच्चों इमेज निकलेगी, इमेज है, और यहाँ पे हो गया ऑब्जेक्ट। अब बच्चों ये बताओ मेरे को कि यहां से डालो परपेंडिकुलर, फाइनल इमेज बनेगा बच्चों यहाँ पे। अब इस डिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट करूंगा, ठीक है? परपेंडिकुलर वाली डिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट करूं? एक लाइन ड्रॉ करो बच्चों ये वाली, एक लाइन ड्रॉ करो बच्चों ये वाली, ठीक है? ये वाली। अब तुम ये कहो ना कि सर ये क्वेश्चन मेरे से क्यों नहीं हुआ, क्योंकि तू ये स्टेप लेना ही नहीं चाहता। तू सोचना चाहता है कि तेरे को कहीं से विजुअलाइज हो जाए, मतलब बिना कुछ करे तेरे को दिख जाए कि ऐसा ऐसा करके आंसर आ जाएगा। ये जब तक तुम अपने दिमाग से नहीं निकालोगे ना, जब तक पेन चलाने की हिम्मत नहीं करोगे ना बच्चों, क्वेश्चन तुमसे नहीं बनेंगे। तुम्हें पता बच्चों ये 4 है तो ये भी 4 सेंटीमीटर के बराबर होगा? आपने कहा हाँ सर। अच्छा ये मैंने इस मिरर के पैरेलल ड्रॉ किया है बच्चों, तो आपको ये तो समझ में आ ही रहा होगा कि ये एंगल जो है 60 डिग्री के बराबर होगा, ये 90 बच्चों तो 30 के बराबर होगा। तो ये पूरा 8 के बराबर था, तो बच्चों ये आ जाएगा तुम्हारे पास 8 sin 30, मतलब ये 4 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगा। ये पूरा 8 है ना, तो ये वाला ट्रायंगल पकड़ लो, ये 4 हो गया, तो बच्चों ये 8 के बराबर आ जाएगा, ये 8 के बराबर हो गया। अच्छा ये जो डिस्टेंस होगा ना बच्चों फिर ये वाला, ये 4√3 के बराबर होगा। तो ये डिस्टेंस आप लोगों से इन्होंने पूछा है, तो 4√3 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर का रूट, 4 कॉमन ले लो बच्चों, 3 प्लस का 4, 4√7 आ रहा होगा आंसर। क्या आ रहा है बताना भाई? आंसर 4√7 आ रहा है? क्या आ रहा है? कुछ गलती कर दी क्या? बी ऑप्शन 4√3, मैंने क्या कर दिया?
मैंने अच्छा ये 12 होगा ना, 12 होगा, यहाँ से आता है ना पूरा डिस्टेंस, ये 12 होगा और ये 4√3 होगा, 9 आएगा, ठीक है। 12 तो ये 8√3 के बराबर आता है। लो भाई खत्म, ठीक है, खत्म हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन और था बच्चों, कौन सा वाला था? मुझे ज्यादा याद है वो कुछ ऐसा था, एक मिरर दे रखा था यहाँ पे इस तरीके से, एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था यहाँ पे, कैसे मूव कर रहा था, इधर या इधर? तुमने भेजा भी है उसने, पता नहीं क्या ही भेजा है, दिखाई नहीं दे रहा, इधर इधर मूव कर रहा था, ये एंगल थीटा दे रखा था। तो इन्होंने बोला है कि देन व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द इमेज, इमेज की वेलोसिटी इन्होंने पूछी आई कैप और जे कैप डायरेक्शन में। बच्चे इसको ऐसे बी से मूव करा, तो ये एंगल थीटा का दे रखा है, तो क्या करते हैं हम लोग, एक कंपोनेंट इधर कर लेते हैं वी कॉस थीटा, एक कंपोनेंट पर करने के लिए कर लेते हैं वी साइन थीटा। इमेज की वेलोसिटी बच्चों इधर आती है वी कॉस थीटा के बराबर, इधर आती है बच्चों वी साइन थीटा के बराबर, ठीक है, यही आती है। बस अब इनके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट कर लो, तुम्हें पता है मिरर के पैरेलल मिरर हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल कर रहा है, तो बच्चों इधर वाला जो कंपोनेंट आ जाएगा ना इनका, वो वी कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, इधर वाला आ जाएगा बच्चों वी साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। इधर बच्चों वी कॉस थीटा वी साइन थीटा, वी कॉस थीटा वी साइन, समझ रहे हो, वो आएगा। तो इधर वाला कंपोनेंट बच्चों दिस माइनस दिस करोगे तो वो cos 2 थीटा बन जाएगा, वी cos 2 थीटा आई कैप, और वी sin 2 थीटा जे कैप, खत्म काम, ठीक है। कंपोनेंट के भी कंपोनेंट कर लेने और ये काम हो जाएगा खत्म। लो भाई, अब भाई मेरी तरफ से प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर पूरा खत्म हो गया, ठीक है, खत्म, टॉपिक खत्म हो वाला, ठीक है भाई। और इतने इलस्ट्रेशन करने के बाद सब कुछ करा दिया मैंने ना तुम्हें, इसका प्रॉपर्ली सब कुछ मैंने निपटा दिया। डन 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 डन। सो बच्चों मैं कोटा जा रहा हूँ संडे को, ठीक है, संडे को। चलो नया टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं बच्चों ना, अभी हमारे पास आधा पौन घंटा है। अब आ जाते हैं नए चैप्टर की शुरुआत। तो एक तरीके से बच्चों आपका 30% कंप्लीट हो गया, 30% सिलेबस कंप्लीट हो गया, 30% टॉपिक कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं बच्चों, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, नया कॉन्सेप्ट है बच्चों, मतलब अब उसी में ऐड करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अभी तक बच्चों हम लोगों ने जो भी पढ़ा वो पढ़ा क्या था बच्चों, रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। अब बात कर रहे हैं बच्चों रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट के बारे में। सो व्हेन लाइट incident on a boundary separating two media gets transmitted to the other media, to the other medium, then such phenomena is called a refraction of the light, ठीक है बच्चों, इस phenomena को बोलते हैं अपन a refraction of light। so, इसको बच्चों लाइट का रिफ्रैक्शन कहा जाता है, ठीक है। so, जब लाइट बच्चों दो मीडियम को सेपरेट करने वाली बाउंड्री पे इंसिडेंट होती है, तो बच्चों वो क्या करती है, दूसरे मीडियम में जो ट्रांसमिट हो जाती है, इस फेनोमेना को बच्चों हम जो है रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट कहते हैं। तो होगा क्या बच्चों, यहाँ पे लाइट क्या हो जाती है बच्चों, जब भी दो मीडियम को सेपरेट करने वाली बाउंड्री पे इंसिडेंट होती है बच्चों, लाइट का क्या हो जाता है,
हाँ जी, दिस इज मीडियम 1 एंड दिस इज मीडियम 2, मीडियम 1 एंड दिस इज मीडियम 2। तो लाइट का क्या होगा बच्चों, लाइट बेंड हो जाएगी। लाइट बेंड किधर की तरफ होगी, कई बार तो देखा गया बच्चों कि टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती है, और कई बार देखा गया बच्चों अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाती है। तो बच्चों जब भी लाइट इंसिडेंट होगी ऑन अ बाउंड्री सेपरेटिंग टू मीडिया, क्या वो हमेशा बेंड होगी? हाँ जी, मीडियम चेंज होगा तो बेंडिंग हमेशा होगी। तुम लोगों को बताए जाने के बावजूद तुम लोग ये गलती कर रहे हो, ठीक है। मैंने बोला था कि अगर नॉर्मली इंसिडेंट होगी तो बेंडिंग नहीं होगी, ठीक है। तो अगर बाउंड्री के नॉर्मल इंसिडेंट हो रही है तो बच्चों बिना बेंड किए ये जो है लाइट जो है ट्रांसमिट हो जाएगी। सो ये 3 फिनोमेना होते हैं बच्चों रिफ्रैक्शन में। रिफ्रैक्शन में बच्चों बिना बेंडिंग के भी जाती है, ऐसा नहीं कि बेंडिंग होना ही जरूरी है, लेकिन जब भी किसी एंगल पे इंसिडेंट होगी नॉर्मल के साथ अदर देन 0 डिग्री, बच्चों लाइट की क्या हो जाती है बच्चों, बेंडिंग हो जाती है। अब टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी बच्चों, वो डिपेंड करता है इन दोनों मीडियम पे, ठीक है। तो वो मीडियम पे डिपेंड करता है। तो ये फिनोमेना कहलाता है बच्चों, ये फिनोमेना कहलाता है रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट, ठीक है। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट का ट्रांसमिट होना। बच्चों जब रिफ्रैक्शन होता है ना तो मीडियम हो जाता है चेंज। जब रिफ्रैक्शन होता है ना तो मीडियम क्या हो जाता है, चेंज। इन रिफ्रैक्शन मीडियम चेंजेस, मीडियम बच्चों चेंज हो जाता है। और तुम्हें पता है कि जब मीडियम चेंज होता है तो स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाएगी, ठीक है। दूसरे मीडियम में बच्चों स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाएगी। स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस, तो स्पीड ऑफ लाइट अगर चेंज होगी बच्चों तो तुम्हें पता है v इक्वल टू एफ लैम्डा इक्वेशन थी। ये हो गया बच्चों चेंज। क्या मीडियम चेंज से फ्रीक्वेंसी में कोई फर्क पड़ता है? नो, ये रहेगा सेम। तो बच्चों लैम्डा भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो वेवलेंथ ऑल्सो चेंजेस, वेवलेंथ ऑल्सो चेंजेस इन रिफ्रैक्शन, ऑल्सो चेंजेस इन रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन में बच्चों वेवलेंथ भी चेंज हो जाती है, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन के केस में बच्चों वेवलेंथ भी चेंज होती है। बता के सबने अभी सिर्फ एक शीट दी है ना, हाँ अभी एक ही शीट दी है, ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। आई बात समझ में बच्चों यहाँ तक? तो रिफ्रैक्शन में बच्चों मीडियम चेंज होता है, वेवलेंथ चेंज होती है, स्पीड ऑफ लाइट चेंज होती है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो मीडियम होते हैं ना बच्चों, यहाँ पे मीडियम होते हैं चेंज, तो मीडियम चेंज होते हैं तो मीडियम को डेंसर और रेयरर बोला जाता है। और उसको किस बेसिस पे बोला जाता है बच्चों, वो होता है उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है बच्चों? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जनरली बच्चों म्यू से और एन से रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग ना, इसको जहां भी मतलब यूज करेंगे एन या म्यू से इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। सर लिखो जल्दी से। डन। सो बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? फैक्टर बाई विच स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, अब तो ठीक है बच्चों, दोबारा से मैं लिखने पे आ गया, ठीक है, वो चीज हमने छोड़ दी। तो फैक्टर बाई विच स्पीड ऑफ लाइट factor by which speed of light is reduced speed of light in any medium reduces, कैसे लिखेंगे इसकी स्पेलिंग, कैसे मतलब
reduces factor by which speed of light in any medium reduces as compared to speed of light in vacuum. Speed of light in vacuum. वैक्यूम में डबल सी आता है, डबल यू आता है. is called refractive index of the medium. ठीक है, is called refractive index of medium. ठीक है बच्चों, ये होती है बच्चों इसकी डेफिनेशन. मेरे साथ पता बच्चों होता क्या है कि मेरी इंग्लिश तो वैसे ही मतलब इतनी अच्छी तो पहले से कभी थी नहीं, मतलब मैं तो हिंदी मीडियम से 12th वगैरह किया हूँ. मेरे साथ कुछ स्पेलिंग्स में ना एक पंगा होता है. ठीक है, अब वो पंगा पता है क्या होता है कि जैसे वैक्यूम है, मुझे ये पता है कि इसमें डबल सी या डबल यू आता है. ठीक है, तो मैंने एक बार गलती की. इसका एक्चुअल में क्या है, वैक्यूम मतलब डबल सी आता है क्या, तो तुमने यहाँ पे भी गलती कर दी, गलती करवा दी, मतलब मेरे से भी गलती करवा दी. डबल यू है. रुक जाओ भाई, मैं चेक कर लेता हूँ. तुम लोगों की बातों में दोबारा गलती नहीं करना चाहता ना मैं. डबल यू आता है. ये कौन सा था ये महानुभाव, मतलब ये इसकी मेरे से भी ज्यादा हिली हुई इंग्लिश है. ठीक है, जिसने मेरे से गलती करवाई ना, बेटा अपनी इंग्लिश के बारे में सोच. मेरी तो कट गई. ठीक है, अब कहीं अगर परेशानी आती तो मैं बच्चों से पूछ लेता हूँ थोड़ा बहुत, अगर एक आध ऊपर स्पेलिंग नीचे होती. लेकिन तेरे जैसे आके उस माहौल को भी बिगाड़ देते हैं. तेरी अभी स्टार्टिंग हो रही है. ठीक है, तो तेरे लिए पंगे हो जाएंगे. अपनी इंग्लिश सुधार ले. डबल सी करवा दिया उसमें ना. तो मेरे साथ बच्चों पता है क्या होता है कि मैं इसको याद कैसे रखता हूँ कि मैंने गलती की थी. जैसे मान लो डबल सी यूज कर लिया. ठीक है, मैंने गलती की, तो मैंने ये रखा कि जो मुझे स्पेलिंग आती है ना उसका उल्टा है, मतलब वो गलत है. ठीक है, मैंने अगली बार के लिए ये याद रखा. अगली बार बच्चों मैंने ऐसे करते ना अपन जो है, कई बार तुम लोगों ने भी किया होगा ऐसे कि जो तुम गलती करते थे ना, तुम सोचते हो कि जो मैंने गलती की ना उसमें जो मुझे कंफ्यूजन था ना वो सही है. अब अगली बार मैंने सही लिख दी. मैंने कहा यार मैंने सही लिखी है, मतलब ये तो पक्का गलत है. तो बच्चों पता है मेरा वो मल्टीपल टाइम्स मेरे को इसकी स्पेलिंग में लोचा हो ही जाता है. ठीक है, तो factor by which speed of light in any medium reduces as compared to the speed of light in vacuum is called the refractive index of the medium. बच्चों refractive index जो होता है mu और neta, this is equal to speed of light in vacuum divided by speed of light in medium होता है. ठीक है, speed of light in medium. डन बच्चों, यहां तक इस तरीके से बच्चों इसको डिफाइन किया जाता है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम. सो बच्चों ये आ जाएगा तुम्हारे पास म्यू इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई वी इन एनी मीडियम के बराबर. लिखो भाई जल्दी से. एन या फिर म्यू उसको यूज किया जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए. कई बार मैं एन भी यूज कर रहा हूँ, कई बार मैं म्यू यूज कर रहा हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए. ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए यूज होता है. म्यू आ गया बच्चों तुम्हारे पास सी डिवाइडेड बाई वी एम के बराबर. अच्छा बच्चों ये यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस होता है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती. ठीक है, यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस. म्यू जो होता है बच्चों वो रेशियो होता है ना दो स्पीड का, इसलिए यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस होता है. अच्छा बच्चों तुम्हें ये पता है कि सी जो होता है ना वो 1/रूट के अंदर म्यू नॉट इनटू एप्सिलॉन नॉट होता है. ईएमबी में पढ़ा होगा आप लोगों ने. और किसी भी मीडियम में जो स्पीड होती है ना बच्चों 1/रूट के अंदर म्यू एम एप्सिलॉन एम के बराबर होती है. तो अच्छा तुम इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि ये म्यू और ये म्यू सेम तो नहीं है. ठीक है, ये वो परमेबिलिटी वाला म्यू है. एन यूज कर लेते हैं यहाँ पर ना फिर अपन. एन इज इक्वल टू
1/रूट के अंदर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई 1/रूट के अंदर म्यू एम एप्सिलॉन एम। ये बच्चों आ जाता है तुम्हारे पास रूट के अंदर म्यू एम डिवाइड बाई म्यू नॉट एप्सिलॉन एम डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। और अगर आपको इसके बारे में पता हो तो ये एप्सिलॉन आर म्यू आर होता है, ठीक है। तो ये होता है बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला, ठीक है। कई बार इसे रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं और इसको रिलेटिव परमिएबिलिटी बोलते हैं, ये भी ध्यान में रखना बच्चों ना। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं बच्चों इसको ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इलेक्ट्रो में पढ़ाऊंगा मैं इनके बारे में, तो अगर किसी को नहीं आता है अगर ढंग से तो हम इसके बारे में इलेक्ट्रो में बात करेंगे, ठीक है। इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। डन बच्चों, यहां तक समझ में आया? समझ में आ गया बच्चों ये वाला पूरा का पूरा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बात है। अच्छा, सी जो होता है वो एफ इंटू लैम्डा एयर के बराबर होता है बच्चों ना, और वी जो होता है वो एफ इंटू लैम्डा मीडियम के बराबर होता है। तो एन जो आएगा बच्चों सी डिवाइडेड बाई वी के बराबर था, तो ये लैम्डा एयर डिवाइडेड बाई लैम्डा मीडियम के बराबर आ जाता है बच्चों। ये भी ध्यान रखना कि वेवलेंथ का जो रेशियो होता है ना बच्चों, वेवलेंथ एयर डिवाइडेड बाई वेवलेंथ इन एनी मीडियम, ये भी बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होता है। लिख लो भाई जल्दी से। डन 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 बच्चों, लिख लिया? अच्छा, एन 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 ही आ गया बच्चों तुम्हारे पास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही आ गया बच्चों। एन फॉर वैक्यूम जो होता है ना, वैक्यूम के लिए एन की वैल्यू 1 होती है। अच्छा मुझे ये बताओ कि स्पीड ऑफ लाइट जो है जनरली, मतलब अगर कोई बहुत ही एक्सेप्शनल केस नहीं है, देन स्पीड ऑफ लाइट इज लेस देन स्पीड ऑफ वैक्यूम, ठीक है। वैक्यूम में सी होती है, सबसे ज्यादा सी होती है। आप अगर देखोगे ना तो जेई एडवांस वालों ने एक क्वेश्चन दिया था, ठीक है, जिसमें म्यू को उन्होंने अलग तरीके से माना था, ठीक है। पर अब मैं उस वाले क्वेश्चन पर नहीं जाना चाहता, क्योंकि हम उसको जब करेंगे तभी हम डिस्कस करेंगे। सो एक बच्चा काफी देर से कह रहा है सर ये जो एन होता है हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है, ये वो फलाने का ना। बच्चों जो जनरली हम पढ़ते हैं ना, जो हम थ्योरी में पढ़ते हैं बच्चों, वो हम वैक्यूम के लिए 1 मानते हैं, बाद बाकी किसी भी मीडियम के लिए ग्रेटर देन 1 होता है। जैसे ग्लास के लिए बच्चों ये होता है जनरली 3/2 के बराबर। वाटर के लिए जो होता है बच्चों ये 4/3 के बराबर होता है, ठीक है। तो हमें ये पता है कि बच्चों स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम, उसके अलावा किसी मीडियम में बच्चों ये कम होती है, और स्पीड कम होगी तो बच्चों एन बड़ा आएगा, ठीक है। एयर में बच्चों ऑलमोस्ट हम सेम ही मान लेते हैं, एन एयर इज आल्सो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1, ठीक है। तो मतलब जो हम जितने केसेस करेंगे, जब तक कोई एक्सेप्शन या कोई कॉम्प्रिहेंशन वगैरह बना के ना दे जी वाले, तब तक बच्चों n इज ग्रेटर देन 1 फॉर अस, ठीक है। तब तक हम लोगों को इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब एडवांस वाले कर देते हैं बच्चों, कुछ ऊपर नीचे चीजें कर देते हैं। वो कहते हैं कि देखिए जी ऐसा एक हाइपोथेटिकल केस लेते हैं, इसमें हम n को ऐसा मान के चल रहे हैं, आप बताओ इसके हिसाब से आंसर करो। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, मतलब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वगैरह जो है वो इसके हिसाब से हमें आप आंसर करो। तो बच्चों फिर हमें उसके हिसाब से आंसर करना पड़ेगा। तो हमें बच्चों ये नहीं करना, हमें रिजर्व नहीं रहना किसी भी चीज से ना, कि हमेशा ये होता है छाप दिया जेई एडवांस में क्वेश्चन देखते ही सर ने तो बोला था बस नहीं करना इस क्वेश्चन को, ठीक है। सो हाइपोथेटिकल केसेस वगैरह भी मिल सकते हैं आपको। अच्छा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बच्चों रिसर्चेस भी चल रही है, वहां पे बच्चों कुछ ऐसे मटेरियल वगैरह बनाए जा सकते हैं। जैसे मैं अगर आपको शीट में अगर दिखाऊं, जैसे उन्होंने उस मटेरियल को नाम भी दिया है पूरा ना, प्रॉपर सब कुछ अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि मोस्ट ऑफ द मटेरियल हैव अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n ग्रेटर देन 1, बोला है उन्होंने। देखो जेई एडवांस वालों ने कॉम्प्रिहेंशन दे दिया था। व्हेन अ लाइट रे फ्रॉम एयर एंटर अ नेचुरली अकरिंग मटेरियल, नेचुरली अकरिंग मटेरियल जो होते हैं उनमें स्नेल्स लॉ बच्चों ऐसे लगता था। अब इन्होंने पता है क्या बोला था, इन्होंने इसका दूसरा वाला रूट कंसीडर कर लिया था, जिसमें n को इन्होंने देखो इन्होंने बोला था हाउएवर सिमिलर मटेरियल फ्रीक्वेंसी दिस दिस दिस, एन को नेगेटिव ले लिया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ना। देखो
नेगेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल कैन नाउ बी आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड। तो भाई ये देखो जो लेटेस्ट रिसर्च होगी वो उसको देखने तो मैं भी नहीं जा रहा कि क्या चल रही है। उन्होंने अब उन्होंने बोल दिया कि देखिए भाई ये आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड होते हैं एंड आर कॉल्ड द मेटा मटेरियल, जिनके लिए इनको नेगेटिव माना जाता है बच्चों। ठीक है, अब तुम लोगों को समझ में आया बच्चों। तो आपको ऐसा नहीं कि कुछ रिजल्ट नहीं हो जाना किसी भी चीज को लेके। तो यही बात है बच्चों, तुम जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना उसके हिसाब से आपको फ्लेक्सिबल रहना है। ठीक है, आपको बात समझ में आई। तो ये जो डेटा है बच्चों ये स्टैंडर्ड डेटा है, मतलब ना कि आप जो है जब तक कोई अपने एनसीईआरटी बुक में आके कोई चेंजेस ना हो जाए तब तक मतलब हम इन्हीं डेटा को लेके चलेंगे। ठीक है, आई बात समझ में बच्चों? अभी नहीं लिखना, ठीक है, अभी मैं पढ़ाऊंगा उसको। तो ये वाली बात समझ में आ गई आप लोगों को बच्चों? अब बच्चों एक होता है डेंसर मीडियम और एक होता है रेयरर मीडियम। डेंसर एंड रेयरर मीडियम, ठीक है, दो तरीके के मीडियम डिफाइन होते हैं। These both are relative terms. These both are relative term। बच्चों ये दोनों relative term है। एक मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, N1 अगर बड़ा है बच्चों N2 से, तो ये डेंसर कहलाएगा और ये बच्चों रेयरर कहलाएगा। ठीक है, ये रेयरर कहलाएगा और ये डेंसर कहलाएगा। जैसे बच्चों ग्लास जो है एयर के रेस्पेक्ट में, वाटर जो है बच्चों एयर के रेस्पेक्ट में डेंसर मीडियम है, एयर रेयरर मीडियम है। लेकिन वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 होता है, ग्लास का होता है 1.5। वाटर जो कि डेंसर था एयर के रेस्पेक्ट में, वो ग्लास के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा बच्चों? रेयर मीडियम हो जाएगा। ठीक है, डेंसर और रेयर वाली बात समझ में आ गई आप सारे बच्चों को? तो डेंसर और रेयर बच्चों कोई एब्सोल्यूट टर्म नहीं है, मतलब ये भी रिलेटिव चलता है कि ठीक है भाई आप किस मीडियम से कंपेयर कर रहे हो। डंडा डंडर बच्चों यहाँ तक समझ में आ गया आपको सारा का सारा? अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बच्चों एक और बात होती है, लिख लो मैंने यहाँ तक, तुम सारा का सारा जल्दी लिखो। डन बच्चों, एक इक्वेशन है जिसका नाम होता है कॉचीज इक्वेशन। कॉचीज इक्वेशन, ठीक है, क्या होती है भाई ये कॉचीज इक्वेशन? कॉची ने कहा कि देखिए जी मीडियम एक ही है, मीडियम एक ही है, लेकिन अलग अलग कलर की लाइट के लिए अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उस मीडियम का। इन्होंने कहा कि देखिए जी मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ना, किसी भी एक मीडियम के लिए अलग अलग कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगा। इन्होंने ये रिलेशन दिया था, ये वाला ए और बी दोनों बच्चों पॉजिटिव कांस्टेंट है, बी आर पॉजिटिव कांस्टेंट। तो जो हम लिख देते हैं ना बच्चों, क्या लिख देते हैं कि n फॉर ग्लास इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 2, 1.5। ये बच्चों ये चीज ना, इसमें एक ट्विस्ट है। क्या है बच्चों ट्विस्ट? कॉची ने कहा कि देखिए जी ग्लास सेम है, एक आपने ग्लास ले लिया, ठीक है, ग्लास है, ग्लास का कोई टुकड़ा है, ठीक है, स्लैब हो गई, आपने इसमें रेड कलर एंटर कराया, आपने इसमें ग्रीन कलर एंटर कराया, आपने इसमें वॉयलेट कलर एंटर कराया बच्चों, तो ये जो इधर तो एयर है या वैक्यूम है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड कलर के लिए अलग होगा, वॉयलेट कलर के लिए अलग होगा, ग्रीन कलर के लिए अलग होगा, येलो कलर के लिए अलग होगा। ये वाली बात समझ में आई? थोड़ी सी दिमाग टनका। इसी से बच्चों को जो डिस्पर्शन वाला फिनोमेना है हम उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। डिस्पर्शन ऑफ द लाइट इसीलिए होता है, इसीलिए बच्चों प्रिज्म वगैरह से जब लाइट पास होती है ना तो उसके कलर स्प्लिट हो जाते हैं, बिकॉज प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड कलर के लिए अलग होता है, वॉयलेट कलर के लिए अलग होता है, ग्रीन कलर के लिए अलग होता है, येलो कलर के लिए अलग होता है। मतलब अलग अलग कलर की वेवलेंथ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ही मीडियम एक ही है, मीडियम सेम, लेकिन रेड कलर के लिए अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देगा। समझ रहे हो? तो ये जो बोलते हैं ना बच्चों, इसको बोलते हैं मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दिस इज कॉल्ड मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाता है बच्चों। अच्छा बच्चों, सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके लिए होगी? जिसका वेवलेंथ सबसे छोटा होगा। तो रेड कलर का बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे छोटा होता है, और चलते जाओ
वॉलेट कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों सबसे बड़ा होता है। तो वॉलेट कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा वॉलेट कलर के लिए। आपको बच्चों ये सारी की सारी चीज समझ में आ गई? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में कहानी समझ में आ गई बच्चों? तो दिस इज ऑल अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो हमें अभी पढ़ने की जरूरत थी, मतलब समझने की जरूरत थी। ठीक है, चलो फिर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में एंट्री ले लेते हैं। फिर लिख लो भाई जल्दी से यहाँ तक ना, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। मुझे लगता तो नहीं कि प्लेन सरफेस पे इमेज फॉर्मेशन तो आज नहीं हो पाएगा, पर ये है कि उससे पहले वाला सारा निपटा लेते हैं अपन ना, उससे पहले वाला सारा हमारा निपट जाना चाहिए। करो भाई जल्दी लिखो इसको। आयुष केएस फिजिक्स, केएस फिजिक्स। ए और बी की वैल्यू की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, वैल्यू की इतनी, वैल्यू का इतना लफड़ा नहीं है, बस ये पता होना चाहिए, बस इसकी की इतनी रिक्वायरमेंट होती है कि लैम्डा के साथ आपको रिलेशन पता है। कॉचीज इक्वेशन इज वैलिड फॉर ऑल द मटेरियल। वैक्यूम के लिए सबका सेम रहेगा, वैक्यूम के अलावा कोई भी मीडियम आएगा ना उसमें ये कॉचीज इक्वेशन लगेगी, ठीक है। डर बच्चे यहां तक हो गया? सर सी कांस्टेंट टू मीडियम चेंज पे चेंज क्यों होता है? सी तो कांस्टेंट है। अब भाई देख, कॉची की इक्वेशन का तू डेरिवेशन अगर मेरे से पूछ रहा है तो मैं तेरे हाथ जोड़ रहा हूँ, ठीक है, मेरे ऊपर माफ। कॉची ने इक्वेशन इतना बड़ा नाम लिखा है मैंने, पता है इसकी स्पेलिंग तक याद नहीं रहती मेरे को, फिर भी मैंने तेरे को पता है रेफरेंस के तौर पर इसका नाम लिख के दिया है कि ये महान आदमी इतने कॉम्प्लेक्स नाम वाला बोल के गया है। नाम इसने, मुझे तो लग रहा है पैदा होते इसने बोला सुनो भाई मेरा नाम ना राम श्याम घनश्याम नहीं होना चाहिए, मतलब ना मेरा नाम होना चाहिए कॉची, वो भी ठीक है। तो उसने नाम तक अपने आप सेलेक्ट किया होगा। वो इतना बड़ा आदमी बोल के जा रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वेवलेंथ के साथ ये रिलेशन होता है, तो मान ले। तू कल को पूछेगा सर नाम का मीनिंग बता दो सर मेरे को ना। आगे बढ़े बच्चों, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। नंबर 1, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे normal at the point of incidence and refracted ray, all three lie in the same plane, all three lie in the same plane, ठीक है, all three lie in the same plane. And second one is Snell's law, sin I divided by sin R is constant for a pair of medium. Sin A divided by sin R is constant for a pair of medium. Ni sin I is equal to nr sin R. sin A divided by sin R बच्चों क्या होता है? अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज करोगे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन चेंज होगा, ठीक है। आई चेंज करोगे आर चेंज होगा। आई और आर का जो है साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर की वैल्यू पूरा टाइम कांस्टेंट रहेगी अगर आपने एक मीडियम इधर ले रखा है, एक मीडियम इधर ले रखा है। अब यहाँ पे बच्चों 3 केस बनते हैं, जल्दी लिख लो इसको। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन हो गए आपके। मीडियम चेंज होता है तो लाइट का स्पीड क्यों चेंज होता है? लाइट स्पीड तो कांस्टेंट है। अच्छा, आप लोगों ने वेव पढ़ा है? वेव, मैकेनिकल वेव पढ़ा है आप लोगों ने? ठीक है, ओके। मतलब वही कहानी फिर अगर ये बात निकलेगी ना बहुत दूर तक जाएगी, समझ रहे हैं?
आपको पता है वेव की जो मोशन होती है ना बच्चों, वेव की जो स्पीड होती है, उसमें कैसे कंट्रोल होता है। वेव की मोशन पे कंट्रोल होता है बच्चों मीडियम का। तुमने अगर फॉर्मूले देखे हो ना, वेव ऑन अ स्ट्रिंग हो, साउंड वेव हो, तो बच्चों मीडियम बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है। दोज आर मैकेनिकल वेव एंड दिस वन इज द नॉन मैकेनिकल वेव। ठीक है, नॉन मैकेनिकल वेव का फंडा लगते ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप के फंडिंग है, इसमें मीडियम की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती, मीडियम होता ही नहीं है ना लाइट वेव के लिए। बट तुम्हें अगर याद है बच्चों, आज जैसे मैंने बोला कुछ, मैंने एक वेव प्रोड्यूस की, एक डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस किया, आई एम द सोर्स। मैंने एक डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस किया, मेरी जो वोकल कॉर्ड है ना उसने मतलब एक डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस किया। तो डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस मैंने इस जगह पे किया, उस डिस्टर्बेंस को ले जाके फैलाने का काम किसने किया? मीडियम। क्या मैं अपने डिस्टर्बेंस को बोल रहा हूँ भाई तू उधर जा, उसके कान में जा, उसके कान में जा, ऐसा होता कितना कंट्रोल्ड होता ना सब चीजें, कि मुझे एक रूम में 10 लोग बैठे हुए, मुझे सिर्फ उसको उसके पास अपना डिस्टर्बेंस भेजना है, मतलब ना जो भी मुझे बोलना है उसी के कानों में जाना चाहिए बस। तो इस पर मेरा कंट्रोल होता है, लेकिन क्या मेरा कंट्रोल है? मेरा कंट्रोल सिर्फ प्रोड्यूस करने पे डिस्टर्बेंस, उसके बाद कोई कंट्रोल नहीं है मेरा ना। तो ये जो ले जाना, कितना तेजी से लेके जाना, कितना स्लो लेके जाना, अलग अलग गैस के लिए अलग अलग कहानी बनती है, ये सब मेरा कंट्रोल नहीं है बच्चों ना। तो मीडियम पे डिपेंड तो करती है चीजें। अच्छा, आपने कहा सर दिस इज अ नॉन मैकेनिकल वेव, सो मीडियम डिपेंडेंट ही नहीं है, तो मीडियम ही नहीं है यहाँ पे, तो लाइट के लिए तो मीडियम ही नहीं है। सो बच्चों बेसिकली होता क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, आपको पता है जब मीडियम में जाओगे तुम, तो वो मीडियम में मतलब चीजें चेंज होती हैं। आपने सिंपल भी देखा होगा कि इन एनी मीडियम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजेस। ठीक है, माना कि इसमें भी बहुत सारी चीजें जो बहुत सही तरीके से मैं नहीं बता रहा हूँ अभी, क्योंकि मैंने उसको इतना पढ़ाया नहीं है। तो सिंपल सी बात है बच्चों, स्पीड इज मीडियम डिपेंडेंट, और इसी की वजह से रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन ये सारे फिनोमेना हो पाते हैं, जिसकी वजह से मीडियम चेंज होता है। इसलिए वेव का जो ये प्रॉपर्टी है स्पीड वाला ही चेंज होता है। इसमें और डिटेल में चली जाएंगी चीजें, और कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, आई बात समझ में? तो मीडियम तो बच्चों कहीं ना कहीं इसकी स्पीड को, वेव की स्पीड को कंट्रोल करता है। ठीक है, चलो स्नेल्स लॉ हो गया बच्चों यहाँ तक। ओके, अब बच्चों यहाँ पे बनते हैं केसेस, 3 केस बनते हैं, डेंसर टू रेयर मीडियम, रेयर टू डेंसर मीडियम, और तीसरा वाला बच्चों जो नॉर्मल इंसिडेंस वाला होता है। ठीक है, तो डेंसर और ये रेयर मीडियम, तो ये दीज आर दी ऑब्जर्वेशन, और मतलब स्नेल्स लॉ से भी प्रूव हो जाएंगे ये। अच्छा, इनके प्रूफ भी मैं बताऊंगा बच्चों ना आपको, किससे? हाइगन प्रिंसिपल से अपन इनको प्रूफ भी करेंगे वेव फ्रंट प्रोपगेशन थ्योरी लेके। ये बच्चों एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बच्चों बड़ा होगा अगर रेयर मीडियम में जा रही है। यहाँ पे बच्चों डेविएशन आएगा r माइनस का i के बराबर। डेविएशन समझ में आया आपको? r माइनस का i के बराबर इसमें डेविएशन आएगा। ये दूसरा है बच्चों जिसमें रेयर मीडियम से आ रही है, डेंसर मीडियम में जा रही है। ठीक है, सो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम, ये i हो गया बच्चों, ये r हो गया, और इसमें जो डेविएशन होगा बच्चों वो i माइनस का r के बराबर होगा। इसमें चाहे रेयर से डेंसर भेजो, चाहे डेंसर से रेयर भेजो, ठीक है, इसमें डेविएशन होगा ही नहीं, ये नॉर्मल इंसिडेंस हो गया बच्चों। ठीक है, नॉर्मल इंसिडेंस हो गया। यहाँ तक बच्चों सारी बातें क्लियर है आप सबको? ठीक है, ओके, आगे बढ़े फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, so there is a glass sphere, छापो। so यहाँ पे बच्चों क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये नॉर्मल का काम करेगा बच्चों। यहाँ पे एक लाइट रे इंसिडेंट हुई बच्चों एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री, एन जो बच्चों इसका √3 के बराबर है। फाइंड दी
टोटल डेविएशन suffered by ray when it comes out after to a refraction. दो रिफ्रैक्शन के बाद जब ये बाहर आएगी बच्चों तो टोटल डेविएशन कितना सफर करेगी, दैट वी हैव टू फाइंड. बोलो रे क्या आएगा इसका आंसर? बच्चों लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन भी आपको जब देखना होता था आप उसी पॉइंट पे छोटा सा रीजन लेते हो. ठीक है, लिखो भाई जल्दी करो यार. देखिए लक्ष्मण, मुझे पता है ऐसा लग रहा है कि आपने एक, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपने वो वाला केस कहीं देखा हुआ है जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरिएबल होती है और वो डायवर्ज और कन्वर्ज वाली जो चीज है ना, तो मतलब आप कुछ केसेस को पहले पढ़े हुए को या कहीं देखे हुए को आप हर चीज का आंसर आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हो एक ही जगह पे. सो यहाँ एक सिस्टम है बच्चों जिसको फॉलो करना है मुझे ना, इतना तो मैं समझाना है, कंफ्यूज नहीं करना ना बच्चों को औरों को भी. ठीक है, सो मुझे पता है कि आपने कहीं ना कहीं वो केस देखे, उन केसेस को आप यहाँ पे मेरे से पूछने की कोशिश कर रहे हो. आएंगे वो सब क्वेश्चन है अपनी शीटों में, वेव ऑप्टिक्स वगैरह में आते हैं वो इस तरीके के क्वेश्चन मैंने कराए हैं, सब मिल जाएगा आपको. आया बच्चों, सॉल्व कर लिया आप लोगों ने? ओके बच्चों, ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी, ऐसे करके जाएगी बच्चों. यहाँ पे ये आर होगा. अच्छा, नॉर्मल का काम कौन करेगा बच्चों स्फीयर के केस में? नॉर्मल का काम सेंटर से ज्वाइन करने वाली लाइन ये नॉर्मल का काम करेगी. आपको ये समझ में आ रहा है बच्चों? साइन 60 क्योंकि इधर एयर है इज इक्वल टू एन साइन आर. अगर आप आर की वैल्यू देखो ना तो वो 30 डिग्री के बराबर आ रही है. आर की वैल्यू बच्चों 30 डिग्री के बराबर आ गई. अब क्या होगा बच्चों? ये वाली लाइट यहाँ पे इंसिडेंट होगी. जब यहाँ पे इंसिडेंट होगी बच्चों तो ये आर के बराबर था तो ये भी आर के बराबर है रेडियस. तो बच्चों ये एंगल दोनों बराबर होंगे नहीं होंगे? 30 डिग्री पे आएगी. और अगर 30 डिग्री पे आएगी तो बच्चों निकलेगी 60 डिग्री पे. ये ऐसे निकल के चली जाएगी. दिस एंगल विल बी 60 डिग्री. ठीक है, ठीक है. अगेन आप लगाओगे √3 साइन 30 इज इक्वल टू साइन R2. R2 की वैल्यू बच्चों 60 डिग्री के बराबर आ जाएगी. ये वाली बात समझ में आई? अब डेविएशन कैसे लिखते हैं बच्चों? डेविएशन आप ये बोलोगे सर आने वाली जो रे थी ना वो इधर जा रही थी. ठीक है, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये थी, ये यहाँ पे डेविएट हो गई इधर. कितना? Δ1. Δ1 ये घूम गई बच्चों क्लॉकवाइज सेंस में. Δ1 है 30 डिग्री के बराबर. जाने वाली बच्चों ऐसे जा रही है. ठीक है, अब ये दोबारा घूम जाएगी बच्चों Δ2. Δ2 बच्चों अगेन कितना होगा? तुम्हें समझ में आ रहा है बच्चों? R माइनस का ही मतलब 30 डिग्री क्लॉकवाइज घूमी तो टोटल डेविएशन बच्चों Δ1 प्लस का Δ2 के बराबर होगा. 60 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाएगी. ठीक है, तो 60 डिग्री विल बी द आंसर. ठीक है, तो बच्चों सिर्फ रिफ्रैक्शन तक मैंने आप लोगों को पढ़ाया है आज के लिए, बस इतना ही. कल बच्चों मैं आप लोगों को इमेज फॉर्मेशन एट दी प्लेन सरफेस सीधा आके हम इसको पढ़ना चालू कर देंगे. ठीक है सर, सेकंड रिफ्रैक्टेड रे फर्स्ट नॉर्मल के पैरेलल होगा. सेकंड रिफ्रैक्टेड रे फर्स्ट नॉर्मल के पैरेलल, वो देख लीजिए बच्चों, शायद नॉर्मल के पैरेलल आ जाए. नॉर्मल के पैरेलल आएगा क्या? हाँ, नॉर्मल के पैरेलल आ जाएगा. ठीक है, पहले वाले नॉर्मल के पैरेलल आ जाएगा. सही है, आ जाएगा. अरे ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया ना यार. ये वाला R30 कैसे आ गया? क्योंकि तो वैल्यू तो पुट करनी नहीं है. साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? 50/51 यही होती होगी ना साइन 60 की वैल्यू तेरे लिए. साइन 60 √3/2 होता है. √3 से √3 कटेगा, साइन R 1/2 बराबर आ गया. R 30 डिग्री के बराबर आएगा. R 30 डिग्री के बराबर आ गया. ठीक है, समझ में आया बच्चों? डेविएशन समझ में आया? दोनों में
यहाँ पे बच्चों डेविएशन इधर आया, देखो ऐसे जाने वाली रे ऐसे जा रही है तो 30 डिग्री का डेविएशन, ऐसे जाने वाली है ऐसे जा रही है तो 30 डिग्री का यहाँ पे डेविएशन आ गया, 30 और 30 60 हो गया। ठीक है, चल मतलब इतना बहुत है आज के लिए। सर कल संदीप माहेश्वरी सर का सेशन पास मिला है, जाऊं या ना जाऊं, देख ले, अगर वहां से आईआईटी क्लियर हो रहा हो तो चला जाना, मतलब जाना चाहिए तेरे को, आईआईटी क्लियर हो रहा, पढ़ाएंगे तो वही ना तेरे को। मैंने कहा आईआईटी क्लियर होगा मोटिवेशन के लिए, घर बैठ के देख लो इनको, क्यों अपना टाइम बर्बाद करना, तुम्हारे पास टाइम है क्या बर्बाद करने के लिए? नहीं है, तुम्हारे पास टाइम नहीं है बच्चों बर्बाद करने के लिए। तो किसी का भी सेशन देख रहा है घर पे देख ले एक बार, वहां जाके क्या मतलब, अच्छा अगले साल चला जाइए, मतलब पास तूने अरेंज किया है तो मतलब पैसे की तो तेरे पास कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है, तो अगले साल भी कर लेगा, अगले साल हर सेशन में चला जाइए। ठीक है, आईआईटी बन के जब पेरेंट्स लेके जाएंगे ना तेरे को तो अलग बात होगी, तेरी कॉन्फिडेंस अलग होगा। ठीक है, घर पे देख ले, सेम चीज वही मिल जाएगी, यूट्यूब पे देख ले, तेरी मर्जी है, तेरा डिसीजन है, ठीक है, इसमें मेरा कोई कॉल नहीं होगा। ठीक है, चलो बच्चों होमवर्क बच्चों निपटा लो अपना, अभी भी बैकलॉग जो भी कुछ है पंगे खत्म कर लो। ठीक है, अभी स्पीड वो नहीं है बच्चों, मैं कह रहा हूँ ड्रॉपर वाला फील आए उससे पहले सुधर, मतलब संभाल लो अपनी चीजों को। ठीक है, कल मिलते हैं, कल मैं पढ़ाता हूँ आपको, फिर उसके बाद अपन होमवर्क वगैरह रखते हैं। ठीक है, मिरर वगैरह के आप चाहो तो जेई मेन जेई एडवांस वाले क्वेश्चन कर सकते हो, यस दैट यू कैन डू। जेई मेन जेई एडवांस वाले मिरर के क्वेश्चंस आप लगाना चालू कर दो। ठीक है।